मुस्लिम लीग वाले मुस्लिम लीग राजाशाही से लेते हैं, तो हम कोई वहां ले जाएंगे क्या? मैं बड़ा डर लगता है, पर कई बार बड़ा अच्छा भी लगता है। क्या बुरा है माकड़ वो लेके लेना, झाड़ पे रहने का, यहां से वहां जंप करने का, कपड़े पहनने का टेंशन नहीं, कॉलेज में जाने का टेंशन नहीं, बोरिंग लेक्चर सुनने का टेंशन नहीं, मजा ही मजा है। एनीवे, अब ये अनादिकाल कहां से चालू होता है मुझे नहीं पता, पर आपको पता होगा। माकड़ की तो बात जाने दीजिए, मनुष्य पहले शिकारी था, एम आई राइट? उस समय राज्य व्यवस्था थी? नहीं थी। शिकारी अवस्था के बाद आई पशुपालक अवस्था। जो आर्यों का ज्यादातर साहित्य है वो पशुपालक अवस्था का है। दैट इज ए नोमैडिक सोसाइटी। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यज्ञ करते हैं, बलि देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वगैरह वगैरह। और आर्यों के साथ ये जो उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल सोसाइटी, कृषि समाज। कृषि समाज आता है, उसी के साथ जैन धर्म, बुद्ध धर्म आते हैं जो अहिंसा की बात करते हैं। और इसके बाद आता है, कृषि समाज के बाद आता है औद्योगिक समाज, राइट? तो औद्योगिक समाज के पहले के जो मूल्य हैं वो ऊंच नीच के मूल्य हैं। राजाशाही के मूल्य हैं ऊंच नीच, ट्राइबल सोसाइटी के नियम अलग थे, वहां शायद ऊंच नीच इस प्रकार की नहीं थी, नोमैड्स में लाइफ अलग थी। हम जब बात करते हैं अनादिकाल से हमारा अच्छा अच्छा था, वो गड़बड़ वाला मामला है, क्योंकि मनुष्य समाज के आपसी संबंध हमेशा बदलते रहे हैं और राजाशाही में बराबरी के सिद्धांत नहीं थे। अब ये मुस्लिम राजा, हिंदू राजा और उनसे जुड़े हुए मध्यम वर्ग के लोग ये अनादिकाल की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये समाज में ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं। दैट इज माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं एलैबोरेट करके बताऊंगा। इसलिए उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया और ये मुख्य रूप से हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। अब इनकी राजनीति जो बढ़ी उसको हम देख लें, फिर बाद में आरएसएस का विश्लेषण करेंगे। इनकी जो राजनीति बढ़ी, एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता। मुझे एक बड़ी हैरानी हुई जब मैं ये पढ़ता हूँ ना इतिहास, हिंदू राजा, मुसलमान राजा। तो मुस्लिम लीग, अगर आप पाकिस्तान में जाके देखो तो हिंदू राजाओं को खराब बोलते, यहाँ मुसलमान राजाओं के नाम पे गाली दे दे के कोसते। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पढ़ा। भगत सिंह जैसे लोग, गांधी जैसे लोग, इन्होंने जो इतिहास को देखा, इन्होंने राजा के धर्म के आधार पे नहीं देखा। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। इवन गांधी वो देश को जोड़ सके, क्यों देखे? उन्होंने वही बात की, मुसलमान राजा थे, उनके साथ हिंदू भी थे। मुसलमान राजा कोई धर्म के लिए थोड़ी राज्य करते थे। ये गांधी के हिंद स्वराज से मैंने पिकअप किया। तो खैर, ये एक जो चीज़ बनी आज़ादी के आंदोलन में, महात्मा गांधी का एक सबसे बड़ा जो योगदान था, उन्होंने देश के लोगों को जोड़ा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, एक धर्म के लोग, दूसरे धर्म के लोग, स्त्री, पुरुष, सब उनके आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। नंबर 2, भगत सिंह को मैं कैसे देखता हूँ? भगत सिंह ने हमें वो सिद्धांत दिए जो मजदूर आंदोलन, मजदूर वर्ग और समाज के गरीब लोगों की भलाई के थे। अंबेडकर को मैं कैसे देखता हूँ? अंबेडकर ने मुख्य रूप से लोकतांत्रिक मूल्य, समता के मूल्य, सोशल जस्टिस की बात, उसको एक महत्वपूर्ण तरीके से रखी और इसी कारण से एक इन्होंने भारत के लोगों को एक करने की कोशिश की। अब मुस्लिम लीग, इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई। हिंदू महासभा आरएसएस, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। उससे क्या होगा? नफरत जो होती है वो नफरत के कारण हिंसा बनती है। मेरा विश्वास है अगर समाज में नफरत नहीं होगी तो हिंसा होने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नफरत को फैलाया जाता है शाखाओं के माध्यम से, मुस्लिम लीग के लिटरेचर के माध्यम से, तो लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत होती है। नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है अगर समाज में नफरत नहीं हो तो दंगे नहीं हो सकते। और तीसरी बात आपको बता दूं, अभी अभी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी आई है। एक येल यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना है क्या? नहीं सुना? मेरे ख्याल से तो सुनना चाहिए ना। अपनी जो MHRD मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, वही। हाँ, उन्होंने बोला मैं येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आई हूँ, इसलिए मेरे को याद रह गया। वो बोली, वैसे तो कोई बोलते उनको 12वीं पास है, और उन्होंने बोला नहीं मेरे पास तो येल यूनिवर्सिटी की डिग्री आता है। वो मैं इस डिबेट में नहीं जाता, मैं येल यूनिवर्सिटी की स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ। येल यूनिवर्सिटी की स्टडी हमको बताती है कि जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वहाँ धर्म के नाम वाली पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है।
आपको पता होगा राम मंदिर का मुद्दा आया। राम मंदिर के मुद्दे के पहले भाजपा की कितनी सीट आई थी? 1984 में 2 सीट आई, फिर हो गई 80 सीट, दंगे बढ़ते गए, सीट्स बढ़ती गई। अभी यूपी में मैंने देखा दोस्तों, यूपी के बाई इलेक्शन में मुजफ्फरनगर में पहले भाजपा को सीट नहीं मिलती थी, अभी मुजफ्फरनगर में बराबर भाजपा को सीट मिल गई। बहुत दुख की बात है दोस्तों कि अगर चुनाव जीतना है तो दंगे करवाओ, चुनाव जीतो। दिस वेरी डेंजरस फार्मूला फॉर अवर सोसाइटी। खैर, तो ये इसके बाद मैं अभी सीधा आरएसएस पे आता हूँ, और आरएसएस का एक चैप्टर है, और उसके बाद हम लेंगे आज से जुड़े हुए सवाल। तो अभी तक का आपका कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ इतने में, क्योंकि हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया, कहाँ से चालू किया था हमने? अंग्रेज़ों का आए फोड़ा झोड़ा, फिर यहाँ आए, यहाँ की संपत्ति क्या किया उन्होंने? लूट के ले गए। मुसलमान राजा यहाँ की संपत्ति लूट के नहीं ले गए थे, ठीक है। नंबर 3 हमने क्या देखा? अंग्रेज लोग 3 परिवर्तन कौन से लाए थे? रेल, मेल, जेल, वेरी गुड, उससे फिर हमको याद रहेगा। अच्छा, फिर मैंने कहा एक उभरते वर्ग बताया मैंने, एक डूबते वर्ग बनाया। उभरते वर्गों में कौन कौन थे? नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। डूबते वर्गों में से कौन से संगठन आए? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा? इनमें भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर में क्या क्या समान है? इंडियन नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, तीनों में समान है। और इधर क्या समान है? इधर है धर्म के आवरण पीछे पुराने मूल्यों के आधार पे एक तो समाज में उन्माद पैदा करना हो, उन्माद तो धर्म के माध्यम से आसानी से हो सकता है। अरे उसने हमारे मंदिर के अंदर गाय का मांस डाला, हो गया, मुसीबत हो गई। आपको यहाँ छोटा सा आ गई, आरएसएस पे आने के पहले आपको एक और मैं सीरियल का उदाहरण देता हूँ। एक बहुत प्यारा सीरियल बना था, बहुत सेंसिटिव था, उसका नाम था तमस। तमस जो सीरियल था भीष्म साहनी के क्लासिक नॉवेल पे बना है। उसका एक सीन मेरे को याद है। सीन ऐसा था कि ओमपुरी जो है वो एक दलित की भूमिका करता है, और एक मुस्लिम पॉलिटिशियन वो टोपी जैकेट वगैरह लगा के आता है। ओमपुरी को बोलता है, ये देख, ये सुअर है ना, सुअर, तू सुअर को मार के मस्जिद के अंदर डाल दे, मैं तेरे को पैसा दूंगा। ओमपुरी बोलता है, साहब मैं तो कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो पैसे की ज़रूरत है, मैं कर दूंगा, पर आपको इससे क्या मिलेगा? अरे बोले, बुद्धू, तू मस्जिद में सुअर को डालेगा तो मैं अफवाह उड़ाऊंगा कि हिंदुओं ने मस्जिद को अपवित्र कर दिया, दंगे होंगे और मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। हैदराबाद में बजरंग दल के लोगों ने मंदिर में गाय का मांस डाला, मैंगलोर में तिरंगा झंडा फहराया, और शायद अभी जो दिल्ली में हो रहा है, मेरे ख्याल से वो जो मीटिंग चल रही थी, हमारे कॉमरेड कन्हैया कुमार के जो है वो डॉक्टर्ड वीडियो करके कुछ लोग अंदर घुस गए, उन्होंने नारे लगाए, और उन्होंने जो बोला उसको साइड ट्रैक करके एक पूरा मुद्दा बना दिया समाज के ध्रुवीकरण को करने का। खैर, ये मैं आज की बात को थोड़ा बाद में लूँगा। अब यहाँ तक का क्लियर हो गया? एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, हमारे पास अभी कितना टाइम है? अभी ब्रेक चाहिए, आधा तास कि ये मैंने आपको बताया कि 1915 में हिंदू महासभा बनी। हिंदू महासभा के मुख्य विचारक के रूप में सावरकर जी 1923 या 24 में अंडमान की जेल से माफ़ी मांगकर छूट कराए, और उन्होंने हिंदुत्व शब्द को सामने रखा। अभी आपको बता दूं कि भारत में क्रिश्चियन समाज जो है, क्रिश्चियन समाज वो 1ली शताब्दी से आया है। केरल, मलाबार का तट, वहाँ सेंट थॉमस ने सन 52 में आकर चर्च की स्थापना की, तब से क्रिश्चियन लोग यहाँ चल रहे हैं। किसी को आज पता है कि आज क्रिश्चियंस का परसेंटेज कितना है? 2.3। क्रिश्चियन धर्म कितना पुराना है? 1950 ईयर्स, 1950 साल पुराना है। क्रिश्चियन मिशनरी कितने साल से आ रहे हैं? 1950 साल से। लोग बोलते ना वो लालच देते, प्रलोभन देते, पर 1900 साल में उन्होंने कितने लोगों को कन्वर्ट किया? 2. तो उनको परीक्षा में पास करना चाहिए कि फेल करना चाहिए? फेल। 2.3 पे मिनिस्टर के बेटे के सिवा कौन पास हो सकता है, राइट? एनीवे, तो क्रिश्चियन सवाल कहना, मेरा पॉइंट ये है कि भारत जो है इसमें सदियों से क्रिश्चियन, मुसलमान, पारसी, बाकी धर्म के लोग आते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। क्या समाज में झगड़े भी होते हैं प्रॉपर्टी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और प्रेम मोहब्बत भी होता है। जो हम बोलते हैं ना, पड़ोसी से प्यार करो, ये हमारे में नेचुरल होता है कि सिर्फ बोलने पे आता है? नेचुरल होता है। तो ये भारत की सभ्यता संस्कृति, जैसे मैंने बताया, मिली जुली थी।
तो इसी को गांधी ने देखा और इसी को गांधी ने बताया कि यहाँ ये देश जो है वो सभी धर्मों के लोगों का है, सभी जातियों के लोगों का है, यहाँ स्त्रियों को भी उतना महत्व मिलना चाहिए जितना पुरुषों का है। ये बात एक तरफ थी। तो सावरकर जी ने उसके विरोध में जाके, अब आपको पता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों को क्या प्रॉमिस किया था कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा, आपकी मदद करूँगा। तो उन्होंने कहा भाई देखो, यहाँ दो टाइप के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो हिंदू हैं हिंदू में उन्होंने सबको जोड़ लिया, बुद्ध, जैन, सिख सबको जोड़ लिया। उन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे किया? बोले जिनका धर्म यहाँ का है वो हिंदू। अब सिख मानेगा क्या कि मैं वो हिंदू हूँ? नहीं मानेगा। बुद्ध को लोग मानेंगे कि हम हिंदू हैं? नहीं मानेंगे। पर ये इनकी एक इम्पोजिशन है, एक लादना चाहते हैं कि सब लोग हिंदू हैं। तो बोले जो लोग इस देश को पुण्य भूमि, पितृभूमि मानते हैं वो हिंदू हैं, बाकी लोग विदेशी हैं। अब सवाल तो यह है, धर्म में देश विदेश होता है क्या? नहीं होता। बताइए बुद्ध धर्म का उदय कहाँ हुआ? उदय कहाँ हुआ? बुद्ध धर्म का उदय भारत, नेपाल के बाउंड्री पे हुआ। और सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग कहाँ हैं? थाईलैंड में, चाइना में, जापान में, श्रीलंका में। तो धर्म की कोई बाउंड्री होती है क्या? देश को अपन धर्म के हिसाब से बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट सकते। हिंदू धर्म के लोग केवल भारत में है क्या? नहीं। जहाँ अच्छे अच्छे हरे डॉलर के नोट दिखते वहाँ भी है, जापान में भी हैं, चाइना में भी हैं, हर जगह है। तो देश में, दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हिंदू लोग बाहर जाते थे, बाहर के लोग यहाँ आते थे। अभी भी वो सिलसिला चालू है। साल के साल कितने लोग वो अमेरिकन एम्बेसी के सामने लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, दूसरी जगहों पे, यूरोप में लोग जाते रहते हैं। ये तो सामान्य बात है। दुनिया में किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं होना चाहिए, चलता है। खैर, अब ये सावरकर जी ने मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को विदेशी घोषित कर दिया। और उन्होंने, यहाँ हम 4 शब्दों को समझ लें। उन्होंने कहा हिंदुत्व के आधार पे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बताइए हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है? एक मोटी बात यह है कि जिनको हम कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ, उन धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वहाँ आर्य शब्द का प्रयोग है, वहाँ बाकी शब्दों का प्रयोग है। हिंदू शब्द जो अस्तित्व में आया वो आया 8वीं शताब्दी में। हिंदू शब्द के 2 मतलब बोलते हैं, 2 मतलब। पहले तो भाई एक अपमानजनक शब्द है जिसको ईरान, इराक के लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए लगाया। और दूसरा मतलब जो है वो मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। वो मतलब ये है कि यहाँ के जो पश्चिम से मतलब सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान से लोग आए तो उनको कौन सी नदी क्रॉस करना पड़ता था? सिंधु नदी। उनकी भाषा में स के बदले ह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो क्या शब्द आ गया? हिंदू। तो हिंदू शब्द का प्रयोग जो हुआ वो पहला प्रयोग था इस लैंड के लिए, इस ज़मीन के लिए। उन्होंने कहा सिंधु नदी के पूर्व में जो एरिया है वो हिंदू है। सो मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूँ, हिंदू वर्ड बिगेन फर्स्ट एज ए जियोग्राफिकल कैटेगरी। हिंदू शब्द पहले जो इस्तेमाल हुआ वो एक भौगोलिक कल्पना के रूप में हुआ। नंबर 2, उसके बाद आपको पता होगा यहाँ जो धर्म वेदों में है उसको अंबेडकर जी ने कहा है इट इज़ ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म से लोग इनकार करते, पर वास्तव में जो मूल्य थे, पुरुष सूक्त में जो मूल्य है, पुरुष वेद के पुरुष सूक्त में कहा है कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, जातियों की उत्पत्ति बाद में हुई। तो उसके लिए अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदुइज्म इज़ ए ब्राह्मणिक थियोलॉजी। यानी हिंदू धर्म के अंदर जो उसका गाभा है, उसका जो केंद्र है वो है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद यानी जन्म जात ऊंच नीच। जन्म जात ऊंच नीच काय की? जाति की, वर्ण की और स्त्री पुरुष की। खैर, तो फिर इसी के आधार पे शब्द को व्यापक कर दिया गया और वो हो गया हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में 2 प्रकार की परंपराएं हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। एक स्ट्रीम है ब्राह्मणवाद, दूसरी स्ट्रीम है श्रमणवाद। ये कुछ किताबों में डिटेल में होगा। श्रमणवाद यानी नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, ये बहुत सारी यहाँ की जो परंपराएं हैं वो ऊंच नीच को नहीं मानती। दे डोंट बिलीव इन हायरार्की, पर वो ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी कि ब्राह्मणवाद यहाँ किया गया। इसके बाद 1880 के दशक में कुछ लोगों ने जो हिंदू राजा,
हिंदू जमींदार ऊपर आ रहे थे, उनकी राजनीति के लिए उन्होंने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया, और ये हिंदुत्व शब्द एक राजनीति के रूप में आया, जिसको सावरकर जी ने सामने रखा, जिसको आरएसएस ने अपना बेस बनाया। ये थोड़ा कठिन भाग है, इसको मैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हिंदुत्व यानी धर्म नहीं है, आजकल कंफ्यूज होता है। एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा गोच ये है कि जब मैं हिंदुत्व की आलोचना करता हूँ तो लोगों को लगता है मैं हिंदुओं की आलोचना कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा बहुत लिखान किया है, मेरे पे बहुत आलोचना होती है कि आप हिंदुओं के दुश्मन हैं। मैं बताता हूँ भैया एक जगह बताओ कि जहाँ मैंने हिंदू की आलोचना की हो। वो नहीं बोलते नहीं, आप आरएसएस के खिलाफ लिखते हो ना, इसलिए आप हिंदुओं के खिलाफ हो। क्या आरएसएस हिंदुओं की प्रतिनिधि है? बिल्कुल नहीं है। अभी भी मैक्सिमम वोट जो 31% वोट मिले इस सरकार को, वो 31% वोट थे, और सभी ने कोई हिंदू के कारण वोट नहीं दिया। कईयों ने डेवलपमेंट के जो झूठे वादे थे, उसके कारण भी दिया। तो एक तरफ गांधी है, गांधी को मैं हिंदू मानता हूँ, गांधी का मर्डरर भी हिंदू है, राइट। तो हिंदू शब्द का एक जो मैं हिंदू की आलोचना नहीं करता, मैं इस्लाम की आलोचना नहीं करता। मैं किसकी आलोचना करता हूँ? हिंदू धर्म के आड़ में ब्राह्मणवादी मूल्यों के लिए, ऊंच नीच के मूल्यों के लिए जो राजनीति की जाती है वो है हिंदुत्व। वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। अगर मैं दो व्यक्तियों को रखूं, एक है गांधी और एक है गोडसे। गांधी यानी हिंदू धर्म, गोडसे यानी हिंदुत्व। गांधी यानी धर्म, गोडसे यानी राजनीति। ये एक फर्क क्लियर हो जाए तो चार चीजें हो गई कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। जब पूरे भारत के सभी लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भारतीय राष्ट्र की कल्पना रखी तो उस समय सावरकर और बाद में आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी। यानी हमको क्या चाहिए? हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। उनके मन में तो पहले ही था कि जैसे बार बार उन्होंने कहा, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी। और यहाँ मैं थोड़ा इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा अंबेडकर और आरएसएस के एक चीफ के सुदर्शन को ले आता हूँ। फिर बाद में मैं आरएसएस को ले आऊँगा, पर पहले इनका एजेंडा क्या था। हिंदू महासभा आरएसएस का एजेंडा अगर समझना हो, क्योंकि ये बहुत चालाकी से अपने पुराने मूल्यों को नई भाषा में रखते हैं। ये वाक्य मैं फिर से दोहराऊं, क्या कहा मैंने? पुराने मूल्यों को नई भाषा में रखते हैं। पुराने मूल्य यानी कौन से? ऊंच नीच। ऊंच नीच किसकी? जाति, वर्ण और स्त्री पुरुष। नए मूल्य यानी क्या? ऐसा लगता है ये आधुनिक बातें कर रहे हैं, पर उसमें आधुनिकता से मेरा मतलब केवल मोबाइल और टीवी नहीं है। आधुनिकता से मेरा मतलब है मानव संबंध। कौन से मानव संबंध? स्वतंत्रता, समता, बंधुता, वो मेरा मतलब है। अच्छा, अब एक आरएसएस के मुखिया हुए चीफ उनका नाम था के सुदर्शन। पता नहीं आपने नाम सुना है क्या? ये ऐसे नाम क्यों सुनते हैं आप? एनीवे जान दीजिए। अब ठीक है, तो सन 2000 में के सुदर्शन जी आरएसएस के मुखिया बने। आरएसएस के सरसंघ चालक बनने के बाद सुदर्शन जी ने कहा, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना है। भारतीय धर्म ग्रंथ कौन सा आप गेस कर सकते हो क्या? मनुस्मृति। आपने पहचान लिया, पर वो उसमें मैं थोड़ा और बताना था। अब एक तरफ ये खड़े हैं के सुदर्शन, अब मैं यहाँ ला रहा हूँ डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को मैं क्यों लाता हूँ? क्योंकि भारत के रूसों के रूप में, यहाँ के मूल्यों के रूप में मैं उनको देखता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत आंदोलन किए बराबरी के लिए। उसमें एक आंदोलन था चौदार तालाब का। अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप उसको पढ़िएगा। चौदार तालाब का आंदोलन, महाड़। फिर एक आंदोलन किया उन्होंने नासिक में, कालाराम मंदिर को आप देखिएगा। अब ये दोनों आंदोलन में उनका जो हाल हुआ आपको पता है। महाड़ में उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उसी तालाब में जानवर पानी पी रहे थे, नो प्रॉब्लम। दलितों ने पानी पिया, प्रॉब्लम, वो आपको पता है। फिर उन्होंने जो किया, मंदिर में प्रवेश करना था, आज फिर से मंदिर प्रवेश का सवाल चल रहा है। कालाराम मंदिर का प्रवेश के समय उनका वही हाल हुआ। इसके बाद अंबेडकर जी ने कहा, मैं हिंदू धर्म ब्रैकेट में ब्राह्मणवाद, याद रखिएगा, हिंदू धर्म में कबीर वाला नहीं, नाथ वाला नहीं, तंत्र वाला नहीं, सिद्ध वाला नहीं। कौन सा हिंदू धर्म? ब्राह्मणवाद, जो यहाँ का डोमिनेंट है। मैं उसमें पैदा हुआ था, वो मेरे हाथ में नहीं था। मैं इस धर्म में मरूंगा
नहीं, वो मेरे हाथ में है। तो उन्होंने कौन सा समतावादी, कौन सा धर्म स्वीकार किया? बुद्ध धर्म स्वीकार। इसी के साथ 14 तालाब, महाड़ और कालाराम मंदिर नासिक के साथ उन्होंने एक और बात की थी, वो था मनुस्मृति दहन। मनुस्मृति दहन करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मनुस्मृति में शूद्र अनटचेबल्स और महिलाएं, मनुस्मृति में शूद्र और महिलाओं की गुलामी के कानून दिए हैं। ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और यही डॉक्टर अंबेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। और भारतीय संविधान ने हमको क्या दिया? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो यहां मेरे डॉक्टर अंबेडकर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? मनुस्मृति जलाओ, भारतीय संविधान लाओ, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लाओ। और यहां अपने सुदर्शन जी क्या बोल रहे हैं? भारतीय संविधान वेस्टर्न फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना है। इशारों में बात समझ आइए। खैर, 1925 में इसी हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर, हिंदुत्व इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन ब्राह्मणिज्म, इस विचारधारा को लेके 1925 में नागपुर में आरएसएस बना। आरएसएस क्यों बना? इसको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था? नो वे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 1925 तक समाज में बराबरी के आंदोलन की नींव पड़ रही थी। इसको ख्याल कीजिएगा, 1925 तक क्या हो रहा था? बराबरी के आंदोलन कौन से? एक मैंने आपको छोटे से बताया, ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले जी ने क्या किया था? स्कूल खोले दलितों के लिए। अरे बोले, आपको सदियों तक स्कूल में शिक्षा वर्जित रही है, आप आइए, धर्म ग्रंथों के पीछे मत पड़िए, वैसे ही धर्म ग्रंथ आपको वर्जित है, आइए आधुनिक शिक्षा प्राप्त कीजिए, ये आपकी मुक्ति का आधार होगा। उसी के आधार पे आगे चल के, उसी के साथ साथ सावित्रीबाई फुले, इक्वल लेवल पे सावित्रीबाई जी ने फातिमा शेख के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोले। गुड और बैड? अब आपको छोटा सा एक मजेदार किस्सा बता दूं। जब सावित्रीबाई जी और फातिमा शेख ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, स्कूल जाती थी ये दोनों, तो ये अब जब स्कूल आती जाती थी तो लोग उन पे कीचड़, गोबर, पत्थर फेंकते थे कि आप हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो, लड़कियों के लिए स्कूल खोल रहे हो, आप हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो। अब ये फिर कि उसके बावजूद वो काम करती रही, तो उनको डिस्करेज कैसे करना, उनके पैर में बेड़ी कैसे डालना। तो लड़कियों की शिक्षा रोकने के लिए एक अफवाह फैलाई गई। अफवाह मुझे मराठी क्या मिलता? अफवाह। और आपको पता है ना, अफवाह में बहुत पावर होता है कि नहीं? अफवाह के कारण दंगे होते हैं। अफवाह के कारण कई बार गणपति की मूर्ति दूध भी पीती है। अफवाह क्या फैलाई गई? अफवाह फैलाई गई, जो लड़कियां, जो स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। आप लोग डर गए। अरे काय को डर रहे? अपने डॉक्टर कराड़ है ना, डॉक्टर कराड़ के साथ मैं भी हूं। मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी एमबीबीएस डॉक्टर, इस मिनट तक विधवा नहीं हुई। आगे का मुझे पता नहीं है, कराड़ साहब को ये बात बता दीजिएगा। एनीवे, चलिए, अब ये बात जो है, तो ये सामाजिक समता की बात 1920 पे अपने पीक पे चली गई। 1900 ये जो प्रोसेस, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, बाद में चल के अंबेडकर जी ने इसको और एक दिशा दी, दलितों को और एक शक्ति आई। उन्होंने ब्राह्मण जमींदार के अलायंस के खिलाफ लड़ना चालू किया, दलितों में एक उत्साह। और उसी के साथ एक और बड़ी बात हुई, वो बात हुई थी 1920 का असहकार आंदोलन। असहकार आंदोलन में क्या हुआ? अभी तक भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहे थे, वो कुछ पढ़े लिखे लोग अपने ऑफिसेस से बैठ के लेटर्स लिखते थे, पत्र निकालते थे। गांधी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हमको आज़ादी, इसके लिए हमको आम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ऐरे गहरे नत्थु खैरों को जोड़ना पड़ेगा। अब अपने को तो अच्छा लग रहा है क्योंकि अपन उस कैटेगरी के लोग हैं, पर जो ऊपर वाले लोग हैं उनको बड़ा खराब लगा। और इसीलिए 1920 इज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज हिस्ट्री। यहीं से मुस्लिम लीग के लोग ज़्यादा पावरफुल होने लग गए, और यहीं से नागपुर एरिया में जब ये 1920 का प्रभाव, 1920 के प्रभाव के कारण आम लोग आज़ादी के आंदोलन में आए, एक नागरिकता की सिद्धांत आए, औरतें सामने आ रही, दलित सामने आ रही, तो समाज के सवर्ण संभ्रांत लोगों को लगा कि ये हमारे धर्म पे संकट है।
मुस्लिम लीग को क्या लगा, किस पे संकट है? मुस्लिम लीग वालों ने कहा इस्लाम खतरे में। तो हिंदू महासभा आरएसएस वाले क्या कहेंगे? हिंदू धर्म खतरे में। तो मैं आपको पूछना चाहता, ये धर्म खतरे में थे कि उनकी सत्ता खतरे में थी? सत्ता खतरे में थी। तो उनकी सत्ता को वो धर्म के नाम पे प्रस्तुत करते हैं। दिस शुड बिकम वेरी क्लियर टू अस। तो आरएसएस बनने की पृष्ठभूमि 3 है। नंबर 1, दलितों का समाज के क्षेत्र में सामने आना। नंबर 2, आम लोगों का आज़ादी के आंदोलन से जुड़ना। ये 3 यहाँ की बातें हो गई। और तीसरी 2 यहाँ की बातें हो गई। तीसरी बात थी बाहर की। वो बाहर की बात थी हिटलर से प्रेरणा। हर एक लोग सबसे कहीं प्रेरणा लेते हैं ना। एकलव्य भी होता है तो द्रोणाचार्य से प्रेरणा लेता है, या कोई हम किसी से प्रेरणा लेते हैं। तो इन्होंने प्रेरणा ली हिटलर से। और हिटलर की प्रेरणा कैसे ली, उसके आधार पे उन्होंने कहा जो हिटलर कर रहा है वेरी गुड। क्या कर रहा है भैया? वो यहूदियों को मरवा रहा है, मजदूरों को मरवा रहा है, ये कर, बोले राष्ट्र ऐसा ही बनता है। और उसके तरीके हमको आजकल कुछ दिख रहे हैं। दीज आर द डेंजर सिग्नल्स फॉर आवर डेमोक्रेसी। खैर 1925 में आरएसएस बना नागपुर में। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। बराबरी, किसकी बराबरी? दलितों की, औरतों की। दूसरी, आम लोगों का आज़ादी के आंदोलन में आना। और तीसरा, बाहर की प्रेरणा। बाहर की किसकी प्रेरणा? हिटलर। अब इसी के साथ जब वो बने तो उन्होंने उस समय देश में जो भी संगठन बन रहे थे वो लोकतांत्रिक आधार पे बन रहे थे। डेमोक्रेसी, ठीक है, लोग रहेंगे। इन्होंने कहा डेमोक्रेसी फेमोक्रेसी क्या होती है? राजा के समय कोई डेमोक्रेसी होती है क्या? तो इन्होंने मॉडल जो अडॉप्ट किया वो था सरसंघ चालक, एक चालक अनुवर्तिता। यानी एक ऊपर रहेगा जो पूरे संघ को कंट्रोल करेगा, और वो ज़्यादातर अविवाहित रहेगा, अनमैरिड। संघ में तो अनमैरिड रहेगा, और बाई चांस गलती से किसी की शादी हो गई हो तो अपनी बीवी को छोड़ के आ जाएगा वो। नहीं, बहुत सरल उनका फॉर्मूला है। तो एक चालक अनुवर्तिता। तो फिर अगला वाला सरसंघ चालक कैसे बनेगा? चुनाव होगा क्या? नहीं 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 नहीं, चुनाव नहीं होगा। क्या होगा? जो पुराना वाला सरसंघ चालक है उसको लगा कि मैं बीमार हूँ या मेरे को अभी ये करना है, तो एक एनवलप में वो अपने उत्तराधिकारी का नाम लिख के दे देगा, वो अगला वाला हो जाएगा। कितना सिंपल है। आप क्या करते रहते हो? 5-5 साल में इलेक्शन करो, सेक्रेटरी का इलेक्शन करो, कारपोरेटर का करो, ये क्या फालतू चीज़ें हैं। हमारा तो बड़ा सिंपल मॉडल है। एक मरने वाला आगे वाले को ये दे देगा। फिर उन्होंने एक अपना एजुकेशन मॉड्यूल बनाया। एजुकेशन मॉड्यूल हर एक लोग बनाते हैं। डॉक्टर कराड़ साहब बोल रहे थे कि हम अभी ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल बनाएंगे। मैंने कहा भैया ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना उनमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो खूब पढ़ने को बोलते। अरे भैया कार्ल मार्क्स के 4 वॉल्यूम पढ़ो, कैपिटल के इतने वॉल्यूम पढ़ो, लेनिन के 26 वॉल्यूम पढ़ो, माओ से तुम के 52, पढ़ते पढ़ते जान निकल जाती है। आरएसएस में बड़ा अच्छा है। क्या अच्छा है? 4 लाइन याद कर लो, आप आरएसएस के प्रचारक बन गए। 4 लाइन क्या है? नंबर 1, यहाँ का हिंदू समाज बहुत अच्छा था, सब अच्छा अच्छा था, कोई जाति व्यवस्था नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, वी वर वेरी हैप्पी। फिर प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम हुआ ये जो मुसलमान आए, मुसलमानों के आने के कारण हमारे यहाँ जाति व्यवस्था आ गई, मुसलमानों के आने के कारण हमारी स्त्रियों की बर्बादी हो गई। तो वहाँ से हमारे समाज का पतन चालू हुआ। और उसके ऊपर से ये जो गांधी नेहरू जैसे लोग ये तो और ख़राब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? ये बोल रहे हैं कि सभी लोग जो यहाँ रहते हैं वो इंडियन है। ये थोड़ी इंडियन है, बोले इंडियन तो मतलब केवल हिंदू। तो यहाँ उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना को रखा। और मॉडल कैसे था? गांधी जी उस समय आंदोलनों के माध्यम से जन शिक्षा कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी, ट्रेड यूनियंस बनी, मजदूरों के अंदर आंदोलन किए। अंबेडकर क्या कर रहे थे? अंबेडकर दलितों को संगठित कर रहे थे। इन्होंने कहा असं तसं काही करायचं नहीं, फक्त जहाँ है अपना प्रोपेगेंडा करो, नफरत फैलाओ, कहीं दंगे होते हैं तो उसमें बराबर बराबर से हिस्सा लो। खैर, अब ये इस आधार पे उन्होंने स्वयं सेवकों को ट्रेन किया। और ये स्वयं सेवकों के कैंप लेते। कम्युनिस्ट लोग तो बेचारे काम में इतना बिजी रहते, आजकल कार्डर स्कूल लेना भूल गए। उनके कार्डर स्कूल बराबर चलते रहते। कार्डर तो नहीं बोलना चाहिए उनको, जो भी बोलते हैं उनके बराबर चलते रहते। पहले 1 दिन का, फिर 1 हफ्ते का, फिर 1 महीने का, फिर 3 महीने का। उसके बाद आदमी उनके हिसाब से परफेक्ट होकर निकलता है। जब तक वो निकलता है उसको बोलते भैया शादी मत करना, शादी करने से आदमी की वो तुम लोग राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। और देखो भाई ये सब अपने को देश संभालना है, देश में कितनी प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है उनके लिए? प्रॉब्लम ये है हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे स्त्रियों का दमन किया गया। अब मेरे ख्याल से असली प्रॉब्लम जो है वो है रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य, नौकरी। इसके बारे में बात मत करो, इसके बारे में बात मत करो।
लिस्ट बनाओ, कितने मंदिर तोड़े गए थे, नफरत फैलाओ, उसके आधार पे ले जाओ। फिर ये अपना एक थोड़ा सा बीच में एक लाइटर वेन में ले आता हूँ, गाय को सामने ले आओ। गाय को क्या मानते? गाय को क्या मानते? माता। गाय को माता, माता। तो फिर पिता, गाय अगर माता है तो पिता कौन होगा? मैंने नहीं बोला, नहीं तो आप मेरे ऊपर डाल देंगे। एनीवे, अब ये सब चीज़ों को वो लेके, ये उनके पॉलिटिक्स का बेसिस है। अब उसमें कंट्रास्ट देखो कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगी हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, हमारे काम के घंटे कम होना चाहिए, हमारे सड़कें अच्छी होना चाहिए, मकान अच्छा होना चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम मंदिर एक बना दो और उसमें ये सिखा दो कि मुसलमान राजा ने ये खराब किया, मुसलमान राजा ने वो खराब किया। इस आधार पे वो अपने स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग देते। और अपने कम्युनिस्ट पार्टीज़ में एक बड़ा प्रॉब्लम है, बोलते सब लोगों को सोचने की आज़ादी है, आप बोलो क्या बोलना है, आप बोलो क्या बोलना है। वहाँ बड़ा अच्छा है बाबा, शिस्त म्हणजे डिसिप्लिन। गुरुजी म्हणणार तुम्ही ऐका आणि नंतर तुम्ही डोका हलवून चालले जा, राइट। ये उनका बहुत मॉडल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसमें उसको हमारे एक प्रोफेसर साहब ने बोला, सोचना नहीं सूचना का पालन करना, राइट। सोचना नहीं सूचना का पालन करना, ये उनके उसका बेसिस आधार है। अब उनकी जो विचारधारा है उसमें एक किताब, ज़्यादा किताबें शुरू में नहीं लिखी गई, आजकल बहुत किताबें आ रही। एक किताब जो लिखी गई थी वो आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर की है। उस किताब का नाम है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, यानी वी मतलब हिंदू और हमारा नेशन यानी हिंदू नेशन। उसमें वो, और एक दूसरी किताब है बंच ऑफ थॉट्स। तो पहली किताब में वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में वो हिटलर की तारीफ करते हैं, बोलते हैं ये जो जन संहार, नरसंहार जो होता है ये बड़ा अच्छा होता है, बोले इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। दूसरी किताब में बोलते हैं हिंदू समाज के 3 अंदर के खतरे हैं। अंदर के खतरे कौन है? पहला मुसलमान, दूसरा क्रिश्चियन और तीसरा कम्युनिस्ट। ये उनके, अभी मैं कम्युनिस्ट का ब्रॉड कर देता हूँ क्योंकि कम्युनिस्टों के साथ मैं उनको भी जोड़ देता हूँ जो बाकी सब मानव अधिकार के लिए काम करते हैं, सेकुलरिज्म के लिए काम करते हैं। मैं कम्युनिस्ट शब्द को एक व्यापक में, जो भी लोकतांत्रिक सेकुलरिज्म के लिए काम करे वो उनके लिए खतरा, मुसलमान खतरा, क्रिश्चियन खतरा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें, ये उनकी विचारधारा का मूल है। अब इनकी विचारधारा चालाक है, सिंपल नहीं है, चालाक है। ऊपर से बोलेगी सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं, पर जब मौका आएगा तो वर्ण व्यवस्था को छुपे रूप से, खुले रूप से सामने लाएगी। और इसका आपको सबसे पॉपुलर बताऊं कि आज उनकी विचारधारा को सबसे ज़्यादा फैलाने वाले कुछ धर्मगुरु हैं। मैं उल्टे तरीके में जाऊंगा, पहले धर्मगुरु का बताऊंगा। धर्मगुरु उनको बोलते हैं, पर धर्मगुरु ने संत, संत म्हणजे काय, वो अपने कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता नहीं, वो आजकल के संत हैं ना, कुछ जेल के अंदर, कुछ जेल के बाहर, पहचान लिया ना आपने। और मैंने उनका विश्लेषण किया। आसाराम बापू का लेक्चर गलती से एक बार सुन लिया मैंने। क्या बोल रहे थे? बोले हमारे जो ये विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, उसमें जो सिद्धांत दिए हैं वो सही है। और बोले स्त्री तो नरक का द्वार होती है। सभी धर्म के कुछ गुरु एक ही प्रकार की बात बोलते हैं, इसी प्रकार की बात कुछ मौलाना लोग भी बोलते हैं स्त्रियों को ये करने के लिए। और एक ऐसे और गुरु थे, उनका नाम था पांडुरंग शास्त्री आठवले। पांडुरंग शास्त्री आठवले ने क्लियर कट तरीके से बोला कि हमारे जो समाज में जो किसी व्यक्ति ने अपने पिता के काम कोई करना चाहिए तो टेंशन कम होता है। लोहार का बेटा क्या बनेगा? लोहार बनेगा। कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, तो अच्छा चलता है। यानी क्या बनेगा? वर्ण व्यवस्था जारी रखो। और इसी को एक दूसरे तरीके से उन्होंने बताया। और उनके एक बड़े विचारक हैं, वो कहते हैं एकात्म मानववाद। सुनने में अच्छा लगता है, एकात्म मानववाद, पर वो मानववाद नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था का आधुनिक आविष्कार है। उसमें वो उनके विचारक क्या बोलते हैं? हमारा शरीर एक समाज की तरह है। समाज एक शरीर की तरह है। अपने शरीर में अलग अलग भाग, आंखें, कान, नाक, मुंह, सब अपने अलग अलग काम करते हैं। उसी प्रकार से समाज में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग काम करते हैं। क्या मतलब हो गया? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था चालू रखो। और तीसरा, अभी तो पावर में आ गए, तो आपको क्या हो रहा है वो सब दिख रहा है। तो पावर में आने के बाद उन्होंने
बड़े बड़े जो उनके अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उनके खुद के प्रोफेसर्स को बिठाना चालू किया। एक उन्होंने व्यक्ति का अपॉइंट किया इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, और प्रोफेसर को जो अपॉइंट किया गया उनका नाम था वाई सुदर्शन राव। अब सुदर्शन राव जी एकेडमिक तो है नहीं, कोई उनका पब्लिकेशन नहीं है, कुछ ब्लॉग लिखते हैं। सुदर्शन राव जी दो बातें कहते हैं, ये मैं आरएसएस के प्रतिनिधित्व के रूप में ले रहा हूं कि आरएसएस क्या मानता है। सुदर्शन राव जी कहते हैं कि देखो भाई, हमारे यहां जाति व्यवस्था बहुत अच्छी थी, किसी को इससे शिकायत नहीं थी। और क्या मतलब हो गया इसका? शिकायत कौन करता? दलित लोग शिकायत कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। उनको लिखने का अधिकार था? नहीं था। पढ़ने का अधिकार था? नहीं था। तो शिकायत बोलते किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। पर मैं देखता हूं इसके बावजूद कुछ संतों ने इस व्यवस्था की कंप्लेंट किया। सुनने वाले को समझ आएगा। आपको पता है अपने महाराष्ट्र के एक महान संत हो गए, चोखा मेला। चोखा मेला, मेरी मराठी अच्छी नहीं, माफ कीजिएगा। चोखा मेला का एक अभंग है। क्या कहते हैं चोखा मेला? उसमें चोखा मेला कहते हैं, हे प्रभु, लोग कहते हैं तेरी दुनिया में न्याय है, पर मुझे तेरी दुनिया में इंसाफ कहीं नहीं दिखता। मैं देखता हूं जो व्यक्ति अन्न का उत्पादन करता है उसका पेट खाली है, जो व्यक्ति कपड़े बुनता है उसका शरीर नंगा है, और जो व्यक्ति घर बनाता है उसको सड़क पे सोना पड़ता है। दिखने वाले को दिखता है, जिसको नहीं देखना उसको नहीं दिखता। तो बोलते हैं वर्ण व्यवस्था का किसी की कंप्लेंट नहीं थी, अच्छी थी, बोल अच्छी थी। और दूसरी बात वो एक और इंट्रोड्यूस कर देता हूं। सुदर्शन राव जी कहते हैं ये हमारे जो रामायण महाभारत ये इतिहास है, इतिहास, उसमें आपको पता होगा ना अच्छी अच्छी बातें हैं। अच्छी अच्छी बातें क्या हैं कि वो कुंती के कान से कर्ण पैदा हुआ। तो बोले हाँ हमारे यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग थी। वेरी गुड। साइंस मतलब साइंटिफिक टेम्पर को दूर करो और हमारे पुराने इन बातों से लो। और उसमें आपको पता है आप क्या फालतू ये जेट एयरवेज वगैरह वगैरह जाते आते रहते हो, एयर इंडिया। अरे हमारे समय तो पुष्पक विमान थे, आपको पता? हनुमान जी तो खुद उड़ लेते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता मुझे। काश अपने पास भी हनुमान जी से का पावर होता तो मेरे को 3 घंटे ट्रेन में बैठ कर नहीं आना पड़ता। मैं बहुत जगह पे जाता रहता हूँ। मैं हनुमान जी से रोज प्रार्थना करता हूँ मुझे आपकी वो ताकत दे दो कि मैं उड़ के जा सकूँ, पर कभी मिलती नहीं है। एनीवे, तो ये जो है माइथोलॉजी इज बीइंग प्रेजेंटेड एज हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री भी इज बीइंग कम्युनलाइज, यानी ये जो हमारा पुराण है उसको इतिहास के रूप में रखा जाए। तो ये एक बात हो गई, जाति व्यवस्था। और इसके आधार पे दूसरी बात जो है, आरएसएस में छुपी हुई स्त्री पुरुष असमानता उसके नाम में ही है। मैंने कहा आरएसएस का मुख्य एजेंडा क्या है? मनुस्मृति के मूल्यों को आधुनिक रूप में रखना। एक मैंने जाति व्यवस्था के बारे में बोला, अब मैं आपको स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में बोलूंगा, और यहां मैं कुछ ग्रामर व्याकरण का सहारा लूंगा। आरएसएस का फुल फॉर्म क्या बोला आपने? अब मैं आपको पूछता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, पुल्लिंग। तो स्त्रियां इसमें हो सकती हैं क्या? फॉर्चुनेटली नॉट। तो स्त्रियों के लिए कौन सा संगठन है? स्त्रियों के लिए संगठन एक तो छोटा वाला है, बच्ची वाला, दुर्गा वाहिनी, और जो बड़ा संगठन है वह राष्ट्र सेविका समिति। अब जरा ख्याल कीजिए, मेरे पे मत छोड़िए, आप समझिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, ये स्त्रियों के संगठन में एक शब्द गायब हो गया। कोई स्वयं गायब हो गया। स्वयं यानी क्या? मेरा अस्तित्व, मैं। स्त्रियों के संगठन में स्वयं का नाम नहीं है। हर एक पुरुष प्रधान विचारधारा के अनुसार, वो क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की हो, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की हो या आरएसएस की हो, उसके अनुसार स्त्री का स्वयं पुरुष की जेब में होता है। इसलिए शायद आपने देखा होगा पुरुषों की जेब में जनरली, पुरुषों के कमीज में जेब बने होते हैं। अब पता नहीं उसका उसे रिसर्च करने की ज़रूरत है, ये किस प्रकार से स्त्रियों को दुय्यम दर्जा देते हैं। और ये बात आपको पूरे समाज में दिखेगी। स्त्रियों को वो बाकी अगले मुद्दे पे मैं आऊँगा। फिर इन्होंने एक और काम किया, प्रचारक को ट्रेन किया। ये प्रचारक के डिटेल्स आपको किताब में मिलेंगे, कौन से समय पे क्या मिला। प्रचारक लोग क्या करते? 4-5 प्रकार से काम करते। काम नंबर 1, अलग अलग संगठन बनाना। हर बार मैं अपनी किताब को रिवाइज करता हूँ कि आरएसएस से जुड़े हुए संगठन कितने हैं। हर बार 20-25 संगठन और जुड़ जाते हैं। जैसे वो कहाँ से चालू होता है? भारतीय जनसंघ पहले बना, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वनवासी कल्याण आश्रम, ऐसे करीब 104 संगठन उनके हो गए हैं। काम नंबर 1,
काम नंबर 2, एजुकेशन में अंदर से घुसपैठ करना। आपने सुना होगा एकल विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, इनका एक जाल फैलाना और उन किताबों में मुसलमानों के प्रति नफरत, क्रिश्चियंस के प्रति नफरत और धर्मनिरपेक्षता मानने वालों के प्रति नफरत, ये 3 चीज़ें उन स्कूलों में सिखाई जाती है। चौथा चीज़, मीडिया में प्रवेश। मीडिया आपने देखा होगा, कई अखबार चलते हैं। आरएसएस की शाखा तो हर जगह जाती नहीं, पर अखबार हर जगह जाते हैं। अखबार में वही नफरत के मैसेजेस, और आपको पढ़ेंगे नफरत की बात तेज़ी से फैलती है। मोहब्बत की बात फैलाने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है। ये बात मेरा खुद का अनुभव है। नफरत की बात जल्दी न्यूज़ बन जाती है, जल्दी ही ये हो जाते हैं। आपने चैनल में देखा होगा, जो एंकर ज़्यादा चिल्लाता है, ज़्यादा दूसरों को देशद्रोही कहता है, वो एंकर उतना पॉपुलर हो जाता है। ये हमारे टीवी मीडिया की बात वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग इनके टीवी में घुसे हुए हैं, न्यूज़पेपर्स में घुसे हुए हैं, एजुकेशन में घुसे हुए हैं। और चौथा इनका जो काम करने का तरीका है, इसी के आधार पे वो समाज के अलग जगहों पे जैसे संगठन बना के कई चीज़ें शुरू करते हैं। और इनका एक मैकेनिज़्म है जो अफवाहें फैलाने में बहुत पावरफुल है। आपने ये क्या बताया, आरएसएस का फुल फॉर्म फिर से बताइए ज़रा। वो आपने दूसरा उसका फुल फॉर्म सुना है क्या? इसका दूसरा फुल फॉर्म अंग्रेजी में है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, अफवाह उड़ाने वाली सोसाइटी, ये उसका दूसरा। ठीक है, अब इस सत्र को हम 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। 2 चीज़ें आपको बता दूं। केवल 2 उल्लेख मिलते हैं जहां इनके कुछ लोगों ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान जेल गए। एक उदाहरण देखते हैं। 1930 में हेडगेवार उसके आंदोलन में शामिल हुए एज ए पर्सन, और उन्होंने खुद लिखा, मुझे आज़ादी के आंदोलन में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगा मैं जेल में जाऊंगा तो और लोगों को आरएसएस में ला सकूंगा। तो 2 साल वो जेल में रहे, अच्छे भले रहे। और 1942 में अपने एक वो पुराने प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, हाँ, वो भी 2 दिन के लिए जेल रहे। 2 दिन के बाद उनको रहा गया, माफ़ीनामा लिख दिया, जेल से छूट के आ गए। पर वो भी जेल में जो गए वो आज़ादी के लिए नहीं गए, वो बेचारे एक्सीडेंटली पकड़े गए। वहाँ आज़ादी का आंदोलन के लोग जा रहे थे, ये भी साथ में जा रहे थे। तो आपको तो पता पुलिस का इंटेलिजेंस कितना होता है, तो उनको लगा ये भी उसमें वाले हैं, उनको जेल में डाल दिया। जैसे जेल में डाल दिया, ये लेटर में मेरी किताब में है, वाजपेयी जी ने तुरंत लेटर लिख के माफ़ी मांगी कि मेरा आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आप छोड़ दो, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं। तो खैर ये 3 चीज़। और तीसरी बात बता दूं, ये मैं लंच के सेशन के बाद ये मैं आपको किट बताऊंगा। किट में एक फिल्म है, मेरी दोस्त अच्छी फ्रेंड सुमा जॉसन ने बनाई हुई। उसमें 3 प्रकार के राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद की उन्होंने तुलना की है। और ये भी बताया है कि गोडसे ने जो गांधी को मारा, गोडसे ने कहा गांधी हिंदुओं का विरोधी था, वो पाकिस्तान परस्त था, पाकिस्तान को उसने 55 करोड़ देने की बात की। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये फिल्म में बहुत क्लियर तरीके से सुमा जॉसन जी और हमने मिलकर जो बनाई, ये बताती हैं कि गांधी के ये जो गोडसे ने गांधी को मारा, ये गांधी जी के जीवन पे 8वां या 9वां ट्रायल था। उसके पहले बहुत बार वो हमला कर चुके थे, जब पाकिस्तान की बात भी नहीं हुई थी तब भी वो हमला कर चुके थे। क्योंकि मुख्य मुद्दा ये था कि एक महान हिंदू जो हिंदू धर्म के आधार पर चलता था, हिंदू राष्ट्र की बात को नहीं मानता था। और हिंदू राष्ट्र के रुकावट में ऐसे लोग ज़्यादा खड़े हैं जो अपने धर्म को मानते हैं पर धर्म के नाम की राजनीति को स्वीकार नहीं करते। तो 55 करोड़ का मामला आपको पता है क्या? जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन तो हुआ, वो एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है, वो कभी बाद में बात करेंगे। तो जब अगर एक देश का टुकड़े होगा तो पूरी प्रॉपर्टी एक ही देश को मिलेगी कि उनको हिस्से में मिलेगी? हिस्से में मिलेगी। तो पाकिस्तान के हिस्से में 120 करोड़ रुपए आए। रिजर्व बैंक दिल्ली में था, तो उन्होंने 65 करोड़ रुपया 15 अगस्त के पहले ही पाकिस्तान के कराची रिजर्व बैंक ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए। अब बाकी कितने बचे? 55 करोड़ बचे। तो इसी बीच रियासतों का सवाल आ गया। रियासत मतलब अपन क्या म्हणतो, संस्थानिक 658 संस्थानिक थे। उसमें सबको बोला गया आप या तो इंडिया में मिलो, पाकिस्तान में मिलो, या इंडिपेंडेंट रहो। तो कश्मीर उस समय इंडिपेंडेंट रहा। कश्मीर के महाराजा ने कहा मुझे ना इंडिया में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। उधर जिन्ना साहब वही सोचने वाले,
कश्मीर में मेजॉरिटी के लोग कौन है? मुसलमान। तो जिन्ना साहब ने बोला ये तो अपने पास आना चाहिए। हैदराबाद इंडिपेंडेंट था, हैदराबाद में मेजॉरिटी कौन थी? हिंदू। हैदराबाद में मेजॉरिटी हिंदू थी, तो इंडियन आर्मी गई, इंडिया में मिला लिया। तो जिन्ना साहब ने बोला मैं पीछे रहूँगा क्या? तो उन्होंने आर्मी भेजी। जब उन्होंने आर्मी भेजी उस समय 55 करोड़ का मामला चल रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, उसका 55 करोड़ रोक दिया जाना चाहिए। गांधी जी ने एक नैतिक स्टैंड लिया कि ये 55 करोड़ तो हमने पहले से कमिट किया हुआ था, ये तो उनके हिस्से का है। और कश्मीर उस समय भारत का भाग नहीं था, कश्मीर इंडिपेंडेंट था। तो इसलिए उन्होंने कहा इसको कश्मीर के सवाल से नहीं जोड़ना चाहिए और हम एक नए देश की शुरुआत कर रहे हैं। हमने नए देश की शुरुआत नैतिकता, मॉरलिटी, ईमानदारी के आधार पे करना चाहिए, ये उनके कहने का मुख्य सारांश है। तो दोस्तों ये जो हम आरएसएस की बात कर रहे हैं उसमें इतना बताना चाहूँगा कि एक मैंने आपको बताया उभरते वर्ग के लोग सामने देख रहे कि पीछे देख रहे? सामने देख रहे। डूबते वर्ग के लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं? पीछे ले जाना चाहते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसमें अंत में मैं ब्रेक के पहले बता दूं कि इधर के लोगों में मैंने 2 नाम बताए थे, एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक मोहनदास करमचंद गांधी। इधर के भी मैं 2 लोग बता देता हूँ, एक है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे विनायक दामोदर सावरकर। एक मैं आपको कंट्रास्ट बता देता हूँ। इधर के लोग धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मुसलमान थे, उन्होंने कुरान का उर्दू में अनुवाद किया, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशंस। अब मैं एक कल्पना करता हूँ एक पत्रकार के रूप में कि मैं मौलाना साहब को मिलता हूँ और मैं उनको पूछता, मौलाना जी आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, इतना बड़ा काम करते, आप मुस्लिम लीग ज्वाइन क्यों नहीं करते? आप पाकिस्तान की मांग क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब क्या जवाब देंगे पता है आपको? मौलाना साहब कहेंगे मेरा इस्लाम इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करता है, मैं मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के साथ कैसे जाऊं? गांधी जी से मैं इंटरव्यू लेता हूं, गांधी जी को कहता हूं अरे आप तो कहते हैं आप एक हिंदू हैं, तो आप हिंदू महासभा आरएसएस में क्यों नहीं जाते, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? तो गांधी जी जवाब देते हैं कि मैं एक हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। मैं रुक गया, आगे आऊंगा। मैं क्यों रुक गया? गांधी जी क्या बोल रहे? धर्म के लिए जान दे सकते। आजकल क्या हो रहा है? धर्म के लिए लोग जान दे रहे कि धर्म के नाम पे जान ले रहे। आगे गांधी जी कहते हैं मैं अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, पर वो मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राज्य का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो राज्य न आपके धर्म द्वारा न मेरे धर्म द्वारा चलेगा। राज्य का काम होगा लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी को देखना, और धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता दिखाना। क्लियर कट डिस्टिंक्शन। अंतिम पॉइंट, आरएसएस क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से जुड़ी हुई जो राजनीति है वो आम लोगों के सवाल को नहीं लेती। वादे करती है, कभी लेती नहीं है। मैंने आपको बताया कैसे सवाल लेती। आइडेंटिटी इश्यूज, आइडेंटिटी यानी क्या? मेरा मंदिर, मेरी माँ गाय, फिर वो लव जिहाद करना नहीं करना वो अपन लंच के बाद देखेंगे, ये मुद्दों को लेती है। जबकि जो दूसरी राजनीति होती है, इधर की राजनीति मतलब भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी की राजनीति, वो राजनीति टिकी होती है लोगों के रोजमर्रा के सवाल, लोगों के सामाजिक सवाल, राजनीतिक सवाल, जीने के सवाल से जुड़ी हुई जो राजनीति होती है वही धर्मनिरपेक्ष राजनीति होती है जिसके तरफ आगे चलना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं यहाँ विराम देके, आपके कुछ सवाल हैं तो ले लेते हैं, और अंतिम सत्र में मुख्य रूप से मैं चाहूँगा कि आज जो चल रहा है एंटी नेशनलिज्म, लव जिहाद, घर वापसी, ये मुद्दों को हम आप उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसको हम लंच के बाद देखेंगे। ओके, तो मित्रों आगे चलने के पहले मैं आपका अगर कोई सवाल है, क्योंकि मैं इस सत्र में 3-4 चीज़ें लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो हमने समाज में करना क्या है, वो कार्ल मार्क्स का पहली बार मैं नाम ले रहा हूँ। उनका एक फेमस सेंटेंस है, फिलोसोफर्स हैव इंटरप्रेटेड इन द वर्ल्ड इन सो मेनी वेज, द पॉइंट हाउएवर इज टू चेंज इट। यानी हमने बहुत तरीके से समझने की कोशिश की है, मुद्दा ये है हम समाज को बदलें कैसे, वो एक पॉइंट हमारे सामने रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ आजकल जो यानी हमने समाज में क्या कर सकते हैं वो मैं कुछ बात करूँगा, और उसी के साथ ये जो आज 4-5 चीज़ें चल रही हैं, एक घर वापसी कैंपेन चल रही है, एक वो बीफ बैन चल रहा है, एक लव जिहाद चल रहा है, और तीसरा ये एंटी नेशनलिज्म जो है, ये 4 चीज़ों के ऊपर मैं रखने की कोशिश करूँगा। पर आपके कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछिए, मैं जवाब देता हूँ उसका।
कोशिश करता हूँ। अच्छा, पॉइंट क्लियर हो गया ना जो मैंने रखे आपके सामने? मेरे हिसाब से सवाल जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ठीक है, चलिए रहा तो मैं Anyway, उनका पूछना जरूरी है। आप जो भी पूछेंगे मुझे तो स्वागत। कोणाला आतापर्यंत जे झालंय त्यात काही विचारायचंय का? बताता हूँ। 92-93 में जो दंगल हुआ ना, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरी। उसके बाद गुस्से में कुछ मुसलमान नौजवानों ने पुलिस स्टेशन पे पत्थर फेंके और बाद में शिवसेना वालों ने विजय जुलूस निकाला, विजय जुलूस, और उन्होंने जाके धारावी में मस्जिद पे गुलाल फेंका, नारेबाजी की, वो मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की वगैरह वगैरह। और इसमें श्री कृष्णा कमीशन का रिपोर्ट आया। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि बाल ठाकरे जो थे वो एक सेनापति के रूप में पूरे दंगे का नेतृत्व कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री कृष्णा कमीशन जो सरकार ने अपॉइंट किया हुआ था, जस्टिस श्री कृष्णा। और इसीलिए जब भाजपा सेना सरकार थी तो उन्होंने इस कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर कांग्रेस पावर में आई कि हम श्री कृष्णा कमीशन को रिपोर्ट लगाएंगे, पर कांग्रेस में भी वो हिम्मत नहीं थी कि वो रिपोर्ट का पालन कर सके। कैसे तैसे लेके उन्होंने बाल ठाकरे को 5 मिनट के लिए अरेस्ट किया और वहीं के वहीं छोड़ दिया। तो ये, और उसके साथ साथ बहुत पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने अपना काम बराबर से पूरा नहीं किया। वो एक सरपोतदार थे जो हथियार बांट रहे थे, वो सबका नाम है श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट में, पर वो सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उन पर सज़ा दे। तो और मैंने आपको जैसे बताया, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियसली बात कर रहा था। जहाँ भी दंगे होते हैं वहाँ दूरगामी तरीके से भाजपा शिवसेना जैसी ताकतें ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि दंगे कौन करवाएगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? दंगे कौन करवाएगा? दंगे वही करवाएगा जिसको फ़ायदा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा अपन ने देखा, वो जो येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हमको क्या बताती है, तो फ़ायदा तो उनका हो रहा है, तो दंगे भी वही करवाएंगे, ऐसा मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ। और तीस्ता सेतलवाड़ ने मार्च 1998 के उनकी कम्युनिज्म कॉम्बैट में इस रिसर्च को रखा था, जो मैंने अपनी कई किताबों में डाला है। क्या रखा था उन्होंने कि भारत में जितनी इंक्वायरी कमीशंस रिपोर्ट आई हैं, मदन, जगमोहन रेड्डी, वैथालिथिल, भागलपुर, सब में उन्होंने कहा दंगों की शुरुआत में दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि भाई वो लोग हमको मार रहे हैं, पर अंदर से उसकी एक योजना रहती है और योजना के पीछे कोई एक ऐसा संगठन रहता है जो हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व की राजनीति को आगे ले चलना चाहता है। ये बहुत सारे दंगों पे जो सरकारी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है उन्होंने ये बात को क्लियर कर दिया है। जी, और कोई सवाल है सर? ये जो कमीशन बिठाते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करता है या सेंट्रल के अंडर काम? दोनों टाइप के रहते हैं, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहता है। श्री कृष्ण कमीशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर था, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इसको बंद मत रखो, चालू रखो। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने कभी गुजरात में, कभी इधर, जो उन्होंने बहुत सारे इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बनाए हैं, जो 7, 8, 9, 10 ऐसे उनका समरी, तीस्ता ने तो 6 का दिया है, उसके बाद भी कुछ बने हैं। कुछ कमीशंस तो मुद्दा हाथ में लेके बैठे रहते हैं, 10-10 साल रिपोर्ट ही नहीं देते, तो वो पता नहीं खुद की सैलरी के लिए क्या क्या, तो वैसे भी हैं। कुछ एक दूसरे प्रकार की रिपोर्ट्स रहते हैं जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। सिविल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार करे न करे अपने को तो रिपोर्ट बनानी है, तो किसी जस्टिस को साथ में लेते हैं, जज को साथ में लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं। सब में एक ही बात आती है, अफवाह फैलाना, टारगेट करना, और कहीं तो भी उसकी चिंगारी लगा देना, बाद में वो होता रहता है। अच्छा, गुजरात में क्या हुआ? गोधरा में ट्रेन जली, एक्सक्यूज़ मी, गोधरा में ट्रेन जली, किसने जलाई? आई डोंट नो। मोदी ने जाके बोल दिया कि ये ट्रेन तो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए थे, उन्होंने ये किया होगा, किया है, और ये सब उन्होंने उंगली उठा दिया। कोई सबूत था क्या? कोई सबूत नहीं था। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें मिला क्या? डाउटफुल है। जो हाजी उमर जी के खिलाफ जो केस दायर किया गया, वो जज ने कहा इस पर कोई सबूत ही नहीं बनता, छोड़ दिया। वो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट दिया कि ट्रेन में बाहर से पेट्रोल डाल ही नहीं सकते। आपने देखा होगा ना, ट्रेन में अपन जब ट्रैवल करते, आप पटरी के बाजू में नीचे खड़े रहो, पटरी के नीचे से आप अगर कैन लेके डालने जाओ तो बोले कि पेट्रोल डाल ही नहीं सकते, बोले बाहर से आग लगी नहीं है। तो ये जो है लोग अफवाह फैला देते, जिसके कारण दंगे होते, और वही उसका मेरे ख्याल से मुख्य कारण है।
जी सर अभी वो जो जेएनयू में विवाद चल रहा है, जी तो अब मैं न्यूज में देखा वो वामपंथी विचारधारा से कन्हैया कुमार, तो अफजल गुरु को अगर भारतीय संविधान के हिसाब से उनको राइट संसद हमले के दोषी मान के उनको फांसी दे दी गई, तो उनको शहीद बताने वाले कार्यक्रम में इनको जाने की जरूरत क्या है? हाँ, मैं ये बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि कन्हैया कुमार, आपको पता होगा जेएनयू में जो शहीद बताने वाला कार्यक्रम था वो कुछ कश्मीरी लोगों ने किया था। उसमें कन्हैया कुमार का जो वीडियो बताया है, वीडियो में तो वो एक दूसरी मीटिंग में बात कर रहा है और उसके वीडियो को किसी ने डॉक्टर किया। डॉक्टर आप समझते ना, मतलब उसने, जैसे मैं बताता हूँ, कन्हैया कुमार बोलता है, वो नारा देता है, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। कन्हैया कुमार बोलता है गरीबी से, लोग बोलते हैं आज़ादी। वो बोलता है ब्राह्मणवाद से आज़ादी। ये सब किया तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसमें गरीबी के बदले कर दिया भारत, भारत से आज़ादी। ये उन्होंने डॉक्टर करके वीडियो बनाया। परसों और कल मैं 2 दिन तक इंडिया टुडे का चैनल देख रहा था, उन्होंने बताया कन्हैया कुमार को इसमें फंसाने की कोशिश है। आपको बता दूं, कन्हैया कुमार सीपीआई से जुड़ा हुआ है। सीपीआई से जुड़ा हुआ जो एआईएसएफ है वो कश्मीर को भारत से आज़ादी दिलाने की बात नहीं करता। एम आई राइट? न सीपीआई करती है, न सीपीएम करता है, न हम जैसे लोग करते। हम क्या बोलते, जो है समस्या वैसे के वैसे रहने दो, पर वहाँ डेमोक्रेसी को मजबूत करो। कन्हैया कुमार ने केवल एक ही बात कही थी कि किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं होना चाहिए। वो केवल अफजल गुरु की बात नहीं कर रहे, वो जनरल बात कर रहे कि फांसी की सज़ा का विरोध होना चाहिए, पर अफजल गुरु को देशभक्त बताने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का अलायंस कश्मीर में अभी कौन सी पार्टी के साथ था? पीडीपी। पीडीपी अफजल गुरु को हीरो बनाती है, करेक्ट? यानी बीजेपी उसको मान रही है, बीजेपी उस पीडीपी के साथ चल रही है जो अफजल गुरु को हीरो बनाती है और कन्हैया कुमार को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। मैं इसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा कि जब से बीजेपी पावर में आई, एक तो इसने क्या किया, यहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी जगह पे आरएसएस के लोगों को बिठाना चालू किया, नंबर 1। नंबर 2, इन कैंपस में ज़्यादातर लेफ़्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर प्रगतिशील बदलाव की बातों को चाहते हैं। और वहाँ अभी एबीवीपी को प्रस्थापित करने के लिए पूरे सरकार की मदद ले रहे। रोहित वेमुला, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? वो प्रोग्राम कर रहे हैं, नंबर 1 मुजफ्फरनगर बाकी है, हम ये फिल्म देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2, हम बीफ फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। नंबर 3, ये जो अफजल गुरु को फांसी की सज़ा दी गई, उसको फांसी की सज़ा दुनिया में किसी को नहीं दे देना चाहिए। ये 3 बातों पे कर रहे हैं। अब इसी 3 बातों पे एबीवीपी बीजेपी एमएलए मिनिस्टर के थ्रू एमएचआरडी से प्रेशर लाती है। एमएचआरडी बोलती है क्या एक्शन ले रहे, तो वहाँ का वाइस चांसलर जो फिर से प्रो बीजेपी है वो रोहित की स्कॉलरशिप बंद कर देता है, उसको हॉस्टल से निकाल देता है और उसके हिसाब से उसका मर्डर होता है, मर्डर किया जाता है, राइट। अब ये बात क्यों हुई भाई? एबीवीपी तो सालों से है, एआईएसएफ, डीवाईएफआई, एबीवीपी, इनके बीच में स्टूडेंट लाइफ में डिबेट होते रहते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में अगर डिबेट नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? दुकान पे तो डिबेट नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी तो डिबेट करने की जगह है। इनको ये एक झूठा प्रचार कर रहे हैं कि ये लोग अफजल गुरु को हीरो बना रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ संगठन हैं फार लेफ्ट के जो उग्रवादी हैं, वो कई बार इस प्रकार की बात करते हैं और कई बार कुछ कश्मीरी लोग उनके बीच में आके ये बात कर देते हैं। पर जहाँ तक रोहित वेमुला का सवाल है, उसका मर्डर किया गया, एबीवीपी का उसमें हाथ। जहाँ तक कन्हैया कुमार का सवाल है, एबीवीपी का उसमें हाथ। कन्हैया कुमार जिस मीटिंग में एड्रेस कर रहा था वो पूरा बात कर रहा था समाज के बदलाव के, मानव अधिकारों की, और वो जो मैंने आपको बताया ब्राह्मणवाद, आरएसएस के खिलाफ वो बात कर रहा था। उसको फंसाने के लिए इन्होंने उसका मीटिंग का जो वीडियो था उसको डॉक्टर कर दिया, उसमें कश्मीर समर्थक के नारे लगा दिए, अफजल गुरु के समर्थक के नारे उसमें भर दिए, और वो केस आएगा, ईमानदारी से चला तो ये लोग पूरे एक्सपोज हो जाएंगे। जेएनयू में हमेशा प्रगतिशील विचार चलते रहे और ये बात आरएसएस बीजेपी को मंजूर नहीं है। उन्होंने कितने सालों से प्लान करके रखा था कि अगर हम आए तो जेएनयू को हम या तो बंद कर देंगे, क्योंकि जेएनयू में प्रगतिशील लेखक, आपको पता है दुनिया भारत में सोशल साइंसेस पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? जेएनयू। अब ये उसको बदनाम करने का एक, देखो आप एकेडमिक बात देखो ना, एकेडमिक में सबसे अच्छी है और उसको आप बोलते हो कि इसमें आतंकवादियों का गढ़ है। और तीसरी बात आपको बताता हूँ,
हर एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पास पूरे पावर रहते हैं। वाइस चांसलर कभी भी पुलिस को अंदर नहीं बुलाना चाहिए। और ये जो प्रो बीजेपी वाला है, एक जगह बोलता है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा और दूसरी जगह लेटर लिखता है पुलिस को कि आप आइए और एक्शन लीजिए। तो ये अपने आप में एक एकेडमिक फ्रीडम का वायलेशन है। और तीसरा, ये जो एक्शन उन्होंने लिया हैदराबाद में या JNU में, पुलिस को अरेस्ट करने का कोई ग्राउंड ही नहीं है, ये उसको फंसा रहे। सोली सोराब जी ने बोला, मैं तो पहले नारे का समर्थन कोई भी नहीं कर रहा, मैं नारे का समर्थन नहीं कर रहा। सोली सोराब जी यहाँ बोलते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नारे देने के कारण आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। नारे को आप कंडेम करो, फाइन, पर उसके आधार पे आप सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा कब दे सकते? जब लोग हिंसा के लिए आपको प्रेरित करें। व्हेन दे इंसाइट फॉर वायलेंस देन ओनली थिंग कैन बी पनिश्ड। अब रोहित वेमुला तो सीधे, ये जो अपना कन्हैया कुमार सीधे सीधे नारे दे रहा था। पुलिस मन बना के आई थी कि इसको अरेस्ट करना है, पुलिस ने अरेस्ट किया, बाद में उससे कन्फेशन लिखाया। वो बोलता है कि मेरे पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला, लेटर लिखवाया। अब पुलिस लेटर लिखवाती है, वो कभी लोग सच बात उसे बोल सकते क्या? बोल ही नहीं सकते। अरे यार, वो कोई तुम्हारे सीने पे बंदूक रख के खड़ा है, तुम्हारे ऊपर ये कर रहा है, तो आप जो बोलोगे वो लिख देगा। तो और ऊपर से तीसरा, कोर्ट में आए तो वो जो न्यायमूर्ति जिनको बोलते वकील, जो कानून के रखवाले होने चाहिए, वो बोल रहे हैं वो मारपीट कर रहे हैं। हेलो, मारपीट कर रहे हैं, और बोले हम और करेंगे। और पुलिस कमिश्नर उसमें बोल रहा है कोई मारपीट नहीं हुई, खास नहीं हुआ, और उसके शरीर पे खरोंच है, उसके पेट में मार लगी हुई है। ये सब मतलब एक जो ये गवर्नमेंट आई तो ऊपर से होम मिनिस्टर ने, वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने, सब ये मिलजुल के योजना बनाई कि हमको JNU में प्रगतिशील विद्यार्थी संगठन को ख़त्म करना है, ABVP को प्रमोट करना है, और प्रगतिशील विचारों की जो धुरी है JNU, उसको हमको बदनाम करना है। ये उसका एक भाग है। मुझे ऐसा पूछने का था, जितने भी नेशनलाइज और डोमेस्टिक प्रादेशिक पार्टीज है, इनमें से कुछ जैसे लेफ्ट की जो पार्टीज है, ये छोड़ के बाकी सब पार्टियां धर्म के आधार पे ही चल रही है, धर्म के आधार पे ही राजनीति कर रही है। तो ये अभी कब तक चलेगा और लोगों में एक कब जागरूकता आएगी कि ये इधर तो वो थमना चाहिए। अगर समाजवादी हो, राजद हो, तमिलनाडु की पार्टी हो, ये सब लोगों को बैठे के राजनीति कर रहे हैं, तो वो धर्म का आधार भी ले रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? देखिए, ये बहुत चिंता का सवाल है। आपने जो सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण है, चिंता का सवाल है। 1980 के बाद से, ख्याल कीजिएगा, टाइम ख्याल कीजिए, उधर से सोवियत यूनियन का पतन होता है, अमेरिका दुनिया भर का दादा बन जाता है, और तब से एक तरफ से धर्म के नाम पे आतंकवाद, दूसरी तरफ से धर्म के नाम की राजनीति को प्रमोट किया जा रहा है। 2 प्रकार की पार्टियां आज हैं, 3 प्रकार की। एक तो कम्युनिस्ट टाइप, जो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। दूसरी, उसके पूरे विरोध वाली, धर्म के नाम के एजेंडा पे काम करने वाली, भाजपा, शिवसेना। और तीसरी पार्टियां बीच में हैं, कांग्रेस, JDU, मुलायम वगैरह वगैरह, ये बीच में हैं। ये दिल से कम्युनल नहीं है, एजेंडा से कम्युनल नहीं है, पर वो अपॉर्चुनिस्ट है। अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो देखते हैं कि कम्युनल कार्ड यूज़ करने से फ़ायदा होता है तो कर लो। तो ये 3 प्रकार की पार्टियां, कम्युनिस्ट, बीच में ये वाले समाजवादी कांग्रेस टाइप, और इधर कांग्रेस, इधर BJP शिवसेना। तो कब तक चलेगा भैया? अब ये बहुत मुश्किल सवाल है, पर इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग, मैं भी वैसे अपने आप को वामपंथी मानता हूँ, भले ही मैं किसी पार्टी में नहीं रहा, और मुझे लगता है कि वामपंथ ही एक शक्ति है जो बाकी कुछ लोगों के साथ मिलके इसका मुकाबला कर सकती है। अब कैसे करने का? उसके करने का तरीका ये है कि मैंने आपको बताया कि ऊपर है सांप्रदायिक राजनीति, नीचे है सांप्रदायिक हिंसा। आपको याद है मैंने जो बताया था कि पहले क्या फैलाते? नफ़रत फैलाते, नफ़रत के आधार पे दंगे करवाते, दंगे के आधार पे राजनीति को पावरफुल करते। तो एक तो है, आज सभी पार्टियों को साथ में आने की ज़रूरत है। जो बीच वाली पार्टियां हैं, वामपंथ है, मुझे लगता है कि इनको साथ में आना चाहिए सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये सांप्रदायिकता बहुत खतरनाक रूप ले रही है।
और ये लोकतंत्र को, मैंने आपको बताया 1992-93 में मैं क्यों आया, मुझे लगा कि ये हमारे लोकतंत्र को समाप्त करेगी। लोकतंत्र को इन्होंने समाप्त किया ऐसे तरीक़ों से तो वामपंथ कहीं चल नहीं सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। तो वो स्टेज आने नहीं देने का, पार्टीज़ के साथ मिलकर अलायंस बनाने का, उनको कभी जीतने नहीं देने का, उनको कभी राजनीतिक तौर पे कोई चीज़ को, अब जैसे दिल्ली का मामला है, सब पार्टियां साथ में आ रही हैं, बहुत स्वागत का मामला है, ऐसा ही होना चाहिए। ये जब भी गलती करें सब लोग साथ में आएँ, उनको कंडेम करें, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर मोर्चे निकालें, लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ। अब ये लोगों को जानकारी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कन्हैया कुमार का क्या था वीडियो, क्या नहीं था, पर ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच रही। तो हमको एक मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं यहाँ के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम ऐसे प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, और ऐसे आज आगे अपने कम्युनिटी में ऐसा काम करेंगे। वही एक रास्ता है जिससे वामपंथ मजबूत होगा, जिससे सांप्रदायिक ताकतों को चेक मिलेगा। अब फिर ये कैसे होगा भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप 8-10 सेशंस में सीखेंगे। एक तरीका, एक सजेशन मेरा है, मेरा सजेशन क्या है कि अगर समाज आपके बाकी काम के साथ समाज में जो आज हिंसा, आज नफ़रत चल रही है, वो नफ़रत को दूर करने का कोशिश करना चाहिए, सबने करना चाहिए। 2 लोग मुंबई में बैठ के, 1 लोग दिल्ली में बैठ के करेंगे, नहीं होने वाला। जब तक इस काम में हज़ारों लोग नहीं जुड़ेंगे, हम सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप ये ट्रेनिंग ले रहे, आपने आगे क्या करना चाहिए ये आपके हाथ में है। पर मेरा एक सुझाव है कि इन बातों को समझ के, इन बातों को समझा के समाज के अलग तबकों तक उसको ले जाना, और इसी काम के लिए हमने एक छोटी सी किट बनाई है। कुछ किताबें तो मैं ताई को बताया जो है, और कुछ हमने ये बनाया है कि ये आज जो मैंने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी वो इस किट में दी हैं। इधर क्या देख रहे हैं आप, फोटो है, इधर क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ है। तो ये किट क्या है, इसमें 24 शीट्स है। इसको जैसे आप टर्न करते जाओगे अलग अलग चीज़ें आएंगी। मंदिर क्यों तोड़े गए, धर्मांतरण क्यों हुआ, कश्मीर का सवाल क्या है, पार्टीशन क्यों हुआ, गांधी क्या बोलते थे, लेफ्ट के लोग क्या बोलते थे, ये पूरा अगर आप स्कूल के बच्चों में, बस्तियों में ले जाएंगे तो 1 घंटे में, आप 1.5 घंटे में, अगर आपने इसका स्टडी किया 2-3 बार तो आप अपने ये स्कूल के बच्चों को बस्तियों में इसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते। एक बार प्रैक्टिस हो गई, 10-15 बार किया, आप आगे चल सकते हैं। कोई 1-2 सेशन से कोई पूरा इतना नहीं हो जाता कि मैं पूरा दुनिया में बड़ा एकेडमिक बन गया, रोमिला थॉपर का मुकाबला करूं। ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत काय की बात है कि मैं अपनी बस्ती में ये किट के आधार पे अगर आप लोगों को बता सकें, वो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा इसमें हमने क्या रखा है, आपकी अपनी पार्टी के एक हैं कॉमरेड मोंटेरो, अगर आप जानते होंगे, फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने एक कार्ड बनाया। ये कार्ड क्या आप देख रहे हैं, कार्ड के बीच में क्या दिख रहा है, छेद दिख रहे हैं। छेद क्या है, ये अलग अलग धर्मों के सिंबल, हिंदू धर्म का, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, ये सब हैं। तो ये गेम कैसा है, सूरज की रोशनी में आप 20 लोगों को, 25 लोगों को, स्टूडेंट्स को, बस्ती के लोगों को जमा करो। इस कार्ड को सूरज की रोशनी में ज़मीन से 6 इंच ऊपर रखो। ये सब जो चिन्ह हैं, ओम दिखेगा, चांद तारा दिखेगा। लोगों से पूछो भाई ये कौन से धर्म का है, ये कौन से धर्म का, लोग बताएंगे। जब लोगों ने बताया, कार्ड को 6 इंच और ऊपर कर दो। अभी कार्ड कितना हो जाएगा, 1 फुट ऊपर। सभी जो चिन्ह हैं अलग अलग, वो सब एक सरीके हो जाएंगे, सभी गोल हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया बात। आगे ले जाओ 6 इंच ऊपर, तो सभी गोल जो हैं वो मिलके एक गोल हो जाएगा। मानवता एक है, ये एक उसमें रखा है। फिर उसमें हमने कुछ जो रखे हैं, उसमें एक 3.5 घंटे का, आज तो खैर ये वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई तो ये भी अच्छे, एक 3.5 घंटे की ये DVD है। 2 DVDs हैं इसमें, और उसमें 9 लेक्चर हैं। ये 9 लेक्चर वही हैं जो मैं देता हूँ। एक लेक्चर 25 से 30 मिनट का है। आप अपने बस्ती में दिखा सकते हो, लोगों में कर सकते हो, इससे आगे एजुकेशन जा सकता है। तीसरा इसमें हमने रखा है कुछ, एक फिल्म है, इंसान है, एक ये गाने की फिल्म है, गाने की CD है, वो हमारे दोस्त चारुल भड़वारा और विनय महाजन की बनाई हुई है। इसमें क्या है, वो अपने गाने सुने होंगे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बानो इंसान को। तो ऐसे 8 गाने इसमें हैं। आप प्रोग्राम्स के समय गाने बजाइए, नौयों को, लड़कियों को, लड़कों को गाने सिखाइए, सॉन्ग का ट्रुप बनाइए, सॉन्ग का कल्चर बनाइए, लोग प्रभात फेरी निकाल के ऐसे गाने गाएं, कार्यक्रम पे गाने गाएं, ये उसका आइडिया है। दूसरा इसमें एक है
जनवरी 30, 1948। ये मैं आपको बता रहा था, सुमा जॉनसन और मेरी ये फिल्म है। इसमें गांधी का मर्डर क्यों हुआ, 55 करोड़ का क्या मामला है, हिंदू राष्ट्रवाद वर्सेस मुस्लिम राष्ट्रवाद वर्सेस भारतीय राष्ट्रवाद क्या है, ये फिल्म में 26 मिनट में आता है। एक और उसमें है ये संदेश नाम की फिल्म है। संदेश फिल्म में हमारे एक दोस्त ने जो यहाँ की हिंदी फिल्मों के डायलॉग, वो नाना पाटेकर का डायलॉग आपको मालूम है, खून हाथ में खून लेता है, बोलता है ये तेरा खून ये मेरा खून, बता कौन सा खून किसका है, वैसे डायलॉग। फिर वो गाने, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान, ऐसा उसमें डाले। अब ये चीज़ों के साथ साथ इसमें हमने कुछ छोटी छोटी किताबें डाली हुई है। एक तो ये खैर इंग्लिश की है, जैसे मराठी की भी छोटी किताब जो मैंने बोला ना, वो मराठी की छोटी किताब भी है। फिर ये अमन कथा वो हिंदी में है, और एक हमने इसमें रखी है गांधी कथा, शायद अंबेडकर कथा। ये किताबों के माध्यम से हम बच्चों को दे सकते हैं, छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो मेरा पॉइंट, आपका पॉइंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यही पॉइंट आज मैं सवेरे से बात कर रहा हूँ। वो पॉइंट क्या है कि हम समाज में क्या करें। हमने सुना, हो गया, लेक्चर अच्छा था, वेरी गुड, मैं भी खुश, आप भी खुश। समाज में क्या बदला? समाज में जब तक नहीं बदला, हमारे लेक्चर्स देने का और सुनने का कोई मीनिंग नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब मैं इस किट के माध्यम से, इसलिए मैंने बहुत सारी किताबें भी लाई। क्यों लाए भाई? अब मैं, मेरी उम्र जो खैर आपको बताया उसका मैं नहीं बताता, मैं घर से निकलूँगा, वो बैग उठा के निकलूँगा, ट्रेन पे चढ़ाऊँगा, कितनी भी कोई मदद करे आखिर में मुझे तो करना पड़ेगा, मैं क्यों करूँ? अब वो भी सवाल है कि ये चेतना लोगों तक जाना चाहिए, हर एक तरीके से जाना चाहिए, किताब से, लेक्चर से, डीवीडी से, आप ये बनाओ वो बनाओ, यूट्यूब पे जाओ, लोगों को, नई जनरेशन के लोग यूट्यूब यूज़ करते, गूगल यूज़ करते, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फेसबुक ग्रुप बनाओ, ये संदेश को आगे लेकर जाओ। जी मी एक विचार इच्छितो आहे सर, त्याच्यामध्ये जसं हिटलरने लोकशाहीचा आधार घेऊन हिटलर एक हुकुमशाह बनला होता, तसं भारतामध्ये ह्या लोकशाहीचा आधार घेऊन, जसं आता तुम्ही म्हणले वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये त्यांची लोक होते, तसं होऊ शकतं का? नरेंद्र मोदी ह्या देशामध्ये हुकुमशाह बनू शकतो? देखिए, आप बोल रहे हैं हो सकता है, क्या है, मुझे दिख रहा होने की कोशिश चालू है, कई कदम तो चालू हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं पहले ये बात मैं 10 साल से बोल रहा हूँ, आज नहीं बोल रहा, कि जब सड़क पे खड़े लोग नफ़रत से इतना भर जाते हैं कि वो किसी को भी मारने पे उतारू हो जाते हैं, ये दोषद्रोही है, इसको मारो। अरे भैया, देशद्रोही है, कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, उसको समझो ना, उसी पार्टी के साथ मिलके आप सरकार बना रहे वहाँ। और वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? मैं खैर, हम लोग तो वामपंथ के लोग इस प्रकार के नारों को पूरा कंडेम करते, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस प्रकार के नारे लगाना कोई अपराध का आधार नहीं है, आप कंडेम कीजिए, उसको आप सज़ा नहीं दे सकते। तो जब हज़ारों वकील ऐसे लोगों को, मारने पीटने वालों का स्वागत कर रहे, तो अपना आधा कदम तो उसमें आ चुका है। और देखिए, ऊपर से ये पार्टी पावर में, उनके साथ अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी लोग सत्ता के लिए, जो दलितों के लिए काम करना चाहिए, वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही। रोहित वेमुला मर गया, कन्हैया कुमार पे को फ्रेम किया जा रहा है, उनको गधों को शर्म नहीं आ रही। ये शब्द सॉरी मैं वापस लेता हूँ, ऐसा मैंने नहीं बोलना चाहिए, उनको शर्म ही नहीं, पावर के पीछे चिपके हुए हैं। और क्या सिर्फ मेरी मिनिस्टरशिप रहे, मैं MP रहूँ, अपने कई दलित लीडर उनके साथ घुस गए। वही कई, वो आपको पता होगा, महाराष्ट्र से 3 राम हैं, एक रामराज था, एक रामदास आठवले, एक रामविलास आठा, ये तीनों राम उनके हनुमान बन गए, उनकी सेवा में तैयार खड़े हैं पावर के लिए। तो हमारे, मैं तो बताता हूँ, आज अगर हम दलितों का मुद्दा, आज अभी भी इसको बचाने का चांस है। आपको पता है ये दिल्ली का मामला क्यों उठाया गया? JNU में इस प्रकार के डिबेट हर समय चलते रहते। इस समय उन्होंने क्यों पकड़ा? क्योंकि उनको रोहित वेमुला के इश्यू से ध्यान हटाना है। रोहित वेमुला के इश्यू पे वामपंथ, दलित, आदिवासी, महिलाएं सब साथ में आ रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है, सबका रोल सामने दिख रहा है, तो उससे ध्यान हटा के देशद्रोह का एक झूठा आरोप लगा के वो इस प्रकार की बात करना चाहते। और अभी अगर हम अभी इनका मुकाबला कर सके तो शायद हम उनको रोक सकते हैं, नहीं तो आगे परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसकी मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। जी, आप सवाल कुछ मेरे? पानी हो गया, डोंट वरी अबाउट पानी। जी, मैं 2-3 सवाल और ले लेता हूँ। बोलिए, आपके सवाल, ये सवाल बिल्कुल आपका सही है। तो मैं लगता हूँ दोस्तों, आज केवल सुनने और सुनाने का टाइम नहीं है, आज टाइम है इस चेतना को समाज के दूसरे लोगों तक ले जाने का, और इस आधार पे
सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करने का और इस आधार पे अपनी एकता को मजबूत करने का। उसके लिए आज हमको, हमारा लेट हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत लेट हो गया, पर फिर भी बेटर लेट देन नेवर, अभी तो शुरू करें। मोटे में 3 चीज़ें और मैं बता देता हूँ। एक मुद्दा चलता है ना गाय के मांस का। मैंने एक किताब निकाली थी, आज वो ख़त्म हो गई अभी। गाय का मांस भारत में वैदिक काल से खाया जाता है। विवेकानंद उसमें लिखते हैं वैदिक काल में ब्राह्मण लोग गाय खाते थे। अंबेडकर जी लिखते हैं कि ये गाय का मांस खाने के कारण बाद में चलकर गाय का मांस खाने के कारण लोगों को अछूत बना दिया गया। गांधी जी लिखते हैं गाय का मांस हमारे समाज में बहुत लोग खाते हैं, इसलिए उस पर बंदी नहीं लाना चाहिए। पर ये लोग क्यों बंदी लाना चाहते हैं? 2 चीज़, एक तरफ बंदी लाना चाहते हैं, एक उसने मुझे बताया, और दूसरी बात ये भी है कि गाय के मांस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। इंडिया, ये मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ये है, और मैं इसमें कुछ बुरा नहीं मानता, मैं इसमें केवल डबल स्टैंडर्ड मानता हूँ। एक तरफ बोलते हैं गाय का मांस मत खाओ, दूसरे गाय का बिजनेस करो, पहले से ज़्यादा चल रहा है। और ये गाय के बिजनेस में जो गरीब किसान पहले जो भी था गाय बैल, आज उसकी कीमत कम हो गई क्योंकि ये सब चल रहा है। और वैसे भारत के बहुत सारे समाज गाय का मांस खाते थे, करते थे। मुझे सिंपल इतना कहना है, ये एक लोगों का निजी मामला होना चाहिए। आपको गाय को अपनी माँ मानना है, कोई आपको रोक रहा है क्या? करो ना, आप जितना इंतज़ाम करना करो। पर दूसरे अगर व्यक्ति इसको खाते हैं तो दूसरों को खाने के लिए रोक करना और खाने के आरोप पे उनको मारना, पीटना, जान लेना, ये तो मेरे ख्याल से इसी एक खराब समाज की निशानी है जो उदार मतवाद, टॉलरेंस से बहुत दूर के चल रहा है। दूसरी बात, लव जिहाद। अब प्रोपेगेंडा किया गया कि भाई मुसलमान नौजवान वेरी बैड। कोई ऑर्गेनाइजेशन को मोटरसाइकिल लेके दे रहा है, परफ्यूम दे रहा है, मोबाइल दे रहा है। परफ्यूम तो पता है ना आपको, परफ्यूम के क्या क्या ऐड देखते हैं, गंदे गंदे। अब मेरे को बताओ कि उनका बोलना ऐसा, इनके कारण वो हिंदू लड़कियों को आकर्षित कर लेते हैं। हिंदू लड़कियों का दिमाग नहीं है क्या? किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना? मुझे लगता है कि ये लव जिहाद के नाम पे मुसलमान नौजवानों से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं कि इनका दिमाग ही नहीं है, और उनके जीवन पे कंट्रोल रखने के लिए लव जिहाद का मुद्दा चलाया जा रहा है। इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ था, पुलिस कमिश्नर से केरला में इन्वेस्टिगेशन किया, ये बात पूरी झूठ निकली। तीसरा, घर वापसी। घर वापसी में इनकी थ्योरी है कि भाई पहले सब लोग हिंदू थे, ज़बरदस्ती से मुसलमान बनाया, लालच से क्रिश्चियन बनाया, तो इसलिए वो लोग घर में आ रहे हैं। आपको मैंने अभी बताया भारत में धर्मांतरण क्यों हुआ, कारण बताया मैंने, विवेकानंद जी को कोट किया। मैंने ये भी बताया क्रिश्चियन लोग कितने सालों से हैं, 1900 साल से, और कितने क्रिश्चियन हैं समाज में, 2.3। तो ये चीज़ें एक प्रोपेगेंडा है और ख़ास तौर से गरीब समाज के लोगों को भटकाने का एक रास्ता। ये 3 बड़े मुद्दे। फिर अभी राष्ट्रद्रोह का मुद्दा आ गया, अवार्ड वापसी का मुद्दा आ गया। अब देखिए, अवार्ड वापसी, किसी को अवार्ड मिलता है तो ऐसी अवार्ड वापस करेगा क्या? आज तक अवार्ड वापसी नहीं हुई थी, इमरजेंसी में 1 आध 2 के बारे में हुई थी। 1992-93 में दंगे हुए, किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया। गुजरात के दंगे हुए, किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया। कश्मीरी पंडित आए, किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया। अभी क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी पानी सिर से ऊपर उठ रहा है। अब मेरी बात समझ रहे? अगर इनको केवल मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के पक्ष में करना था तो 92-93 के दंगों के बाद भी कर सकते थे, गुजरात के दंगों के बाद भी कर सकते थे, कंधमाल के दंगों के बाद भी कर सकते थे, नहीं किया। अभी आपको पता है, जब पानी एक बार उबलने लगता है, पानी को आप गर्म करो तो एक सीमा के बाद जाके वो उबलता है। तो अभी वो पानी, जो नफरत का पानी है, वो अभी उबल रहा है। इसलिए कई लोगों ने अवार्ड वापस किए। और लोग बोलते असहिष्णुता तो है। प्रणब मुखर्जी ने बोला असहिष्णुता है, किरण मजूमदार शाह ने बोला असहिष्णुता है, ये रेड्डी, वो क्या नाम है उनका, नारायण मूर्ति ने बोला, इन्होंने बोला। उसी के साथ साथ शाहरुख खान ने भी बोल दिया, आमिर खान ने भी बोल दिया। तो बाकी लोगों को तो निशाना नहीं बनाया, पर शाहरुख खान और आमिर खान को निशाना बना दिया कि तुम्हारी जगह पाकिस्तान में है, तुम हाफिज सईद जैसी बात कर रहे हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में अच्छी हो, खैर जो भी है, उन्होंने कितना काम किया है जिसके कारण हमारे देश को एंटरटेनमेंट। और आमिर खान का तो मैं बोलता हूँ कि आज तक किसी ने सबसे अच्छे सीरियल बनाए तो क्या नाम है उनका, आमिर खान। सत्यमेव जयते से अच्छा कोई सीरियल मैंने आज तक देखा नहीं है। अब ऐसे लोगों को आप देशद्रोही कहोगे तो ये क्या निशानी है? क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए आप उनको देशद्रोही कह देते हो। ये हमारे समाज की, उस समाज में जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध हुए, जहाँ गांधी हुए,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, जहाँ सब लोगों को इंसान के आधार पे देखा जाता था, वहाँ इस प्रकार के आधार पे हिंसा करना मेरे ख्याल से बहुत ख़राब बात है। तो दैट मैं इसका दिल रूप से निषेध करता हूँ, पर निषेध के साथ साथ मैं आपसे अपील करता हूँ, अब आप फैसला करो हमको आगे क्या करना है। मैंने आपको एक किट के बारे में भी बता दिया, बाकी बुक्स के बारे में भी बता दिया, और मैं चाहूँगा कि हम इस बात को लेकर आगे चलें, और आगे चलने के साथ पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करें। वैचारिक आंदोलन जिसमें हम मानवता के मूल्य, राष्ट्र के मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। बहुत कठिन बात नहीं है। अपना जो भारतीय संविधान का प्रीएम्बल है उतना आप समझ लो, पूरा संविधान समझ लो। एक बहुत बड़े कानून के व्यक्ति हो गए हैं, उन्होंने कहा पूरा भारतीय संविधान जो है वो भारतीय केवल प्रीएम्बल को एक्सप्लेन करता है। मतलब जो 8 लाइन है वो हमारी जान उसमें है, बाकी क्लॉजेस केवल उसको एक्सप्लेन करती हैं। सही बात है, आप उसको प्रीएम्बल को रोज पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। और एक मानवता की बात जो होती है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, ये हमारी मानव समाज की मुख्य बातें। तो खैर, आपके सवालों का हमेशा स्वागत रहेगा। मुझे आज के ये हमारे साथियों ने जो कदम उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये हमारे कार्यक्रम का पहला भाग होगा, और ये कार्यक्रम आगे अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे चलेगा, और जो लोग यहाँ हैं वो इस कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। ऐसा जो उनका प्लानिंग है, उस प्लानिंग को मैं पूरा समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। त्यांच्या वयाबद्दल कल्पना दिली, तर मुद्दा असा आहे की याही वयामध्ये एवढ्या उत्साहामध्ये आणि तुम्ही ती बुद्धीची कुशाग्रता जी बघितलेली आहे, तर अशाच पद्धतीने त्यांना ठिकठिकाणी भारतभर फिरण्याचा योग येत राहो, त्यासाठी आपण आपल्या खारीचा वाटा देत राहू। तर एक आपल्या नाशिकच्या वतीने छोटंसं स्वागत म्हणून R.S. पांडेजींना सांगते, आमच्यातले सगळ्यात वयस्कर कॉम्रेड आहेत, It's an honor for me. आपण त्यांचं स्वागत करू। थैंक यू। तो मैं एक्चुअली हम समारोप हाँ, करेंगे, ठीक है, ये ठीक, पूरा ठीक, एक ठीक। ॲक्शन प्लॅन यानंतर कॉम्रेड आपला कार्यक्रम समाप्त करण्यापूर्वी या ठिकाणी डॉक्टर कांजोडे ठरतात। त्याच्यामुळे नुसतंच आपलं लेक्चर ऐकल्याने काही होऊ शकत नाही। लेक्चर ऐकलो, घरी गेलो, तर कृतीद्वारे हे सगळं कसं कार्यान्वित करायचं यासाठी नेहमीच कार्य करीत असणारे आपले सर्व जे नेते आहेत, त्या सर्व नेत्यांच्या वतीने अशी मी त्यांना विनंती करते। त्यानंतर कार्यक्रम संपेल। सुरुवातीलाच कॉम्रेड राम आपल्यासमोर मांडलेला आहे। आता इथे विषय मांडला, इथं संपत नाही। ज्ञान काही ऐकून मिळतं, काही ते प्रोॲक्टिव्हली मिळवावं लागतं। आणि म्हणून पहिली माझं तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे की ह्या विषयावरची जी काही पुस्तकं बाहेर उपलब्ध आहेत, ते पुस्तकं प्रत्येकाने घ्यायला पाहिजेत। मी वसुधा कराडेंना सांगेल की मिठूलाल जी से बात कीजिए, मिठूलाल से 50 किट आपल्या शहरासाठी 50 किट मागून घ्या, आणि आपल्या पक्षाच्या प्रत्येक युनिटमध्ये एक किट हे युनिटमध्ये जायला पाहिजे, आणि त्यांनी त्याच्यात पुढे त्याचा काम करायला पाहिजे। मी आपल्याला एवढं सांगेल की जनतेची एकजूट असल्याशिवाय अन्याय अत्याचार सोडण्यात नाही येत, आणि जनतेच्या एकजुटीमध्ये फाटा मारणारे कोणी सगळे लोक आहेत, या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये आपल्याला वैचारिक आणि प्रत्यक्षातली लढाई अशा दोन्ही करावी लागते। प्रत्यक्षातली लढाई त्याच वेळेला होऊ शकते ज्या वेळेला आपण वैचारिक दृष्ट्या पक्के असतो, आणि म्हणून त्याच्यासाठी हे वाचन, चिंतन, चर्चा होणं आवश्यक आहे। ती तुम्ही पुढे घेऊन जायची आहे। पक्षाच्या केंद्रीय कमिटीमध्ये परवा पॉलिट ब्युरोची जी बैठक झाली, त्या बैठकीमध्ये ह्या विषयावर खूप चर्चा झालेली आहे, आणि पक्षाने असा निर्णय घेतलेला आहे, सर्वच डाव्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांना बरोबर घेऊन जे लोक असतील, पक्ष असतील, व्यक्ती असतील, संस्था असतील, किंवा कुठल्याच पक्षामध्ये नसलेला एखादा चांगला माणूस असेल, अशा सगळ्या लोकांना बरोबर घेऊन हे जे काय आज संबंध देशामध्ये वातावरण निर्माण केलं जातंय, त्याच्याबद्दलचं एक कॅम्पेन करण्याबद्दलचा निर्णय पक्षाने घेतलेला आहे। आता वर आपल्या पक्षाच्या नेत्यांनी किती जरी सांगितलं, आपण जर खाली काही केलं नाही तर ते काही बरोबर होणार नाहीये।
जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विचार मेसेज घेऊन जाणं हे काही डाव्या पक्षाचं काम नाही आहे. या देशाला एकसंघ ठेवायचं असेल, या देशातल्या सामान्य माणसाचे प्रश्न निर्णायक अवस्थेपर्यंत घेऊन जाऊन त्यांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल, शोषण आणि विषमता थांबवायची असेल तर हे सगळं आवश्यक आहे. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी एक ॲक्टिव्ह प्रोग्राम असा घेतला पाहिजे की किमान आपल्या पक्षाच्या शाखेमध्ये, एका शाखेमध्ये पुढच्या 8 दिवसामध्ये किमान एक कार्यक्रम घेण्याचा तुम्ही निर्णय घ्या. त्यासाठी पक्षाच्या शाखेची बैठक घ्या. नूतनीकरणाची प्रक्रिया चालूच आहे, परंतु नूतनीकरणाच्या बरोबर ह्या विषयावरचा एक कार्यक्रम करण्याचा तुम्ही निर्णय घ्या. त्या कार्यक्रमाची व्यवस्थित तयारी करा आणि व्यवस्थित तयारी करून जास्तीत जास्त माहिती देण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून 50 लोक आहोत आणि अगदी 100 लोक जरी एका शाखेमध्ये त्या बैठका की पुढच्या 10 दिवसामध्ये आपल्या प्रत्येक पक्ष शाखा ह्या विषयावर एक व्याख्यान किंवा सभा किंवा कार्यक्रम किंवा हॉल मीटिंग किंवा अगदी काही शक्य नाही झालं तर आपल्या कार्य हे दाखवण्याची आपण व्यवस्था करू शकलो तर ती व्यवस्था करायला पाहिजे, जेणेकरून या विषयावरची चर्चा आपल्याला पुढे घेऊन जाता येईल. जे सक्षम कार्यकर्ते, जे नेते, त्यांनी शाळांच्या पातळीवर, महाविद्यालयाच्या पातळीवर किंवा संस्थांच्या पातळीवर अजून काही मोठे कार्यक्रम घेऊ शकतात त्याचा विचार व्हायला पाहिजे. ट्रेड युनियनच्या पातळीवर, कारखान्यात 1000 लोकांपर्यंत हा मेसेज आपण पुढच्या या महिन्याभरामध्ये हा मेसेज घेऊन जाऊ शकतो का, याचे एक कॅम्पेन करण्याची गरज आहे. तर मी 2-3 विषय आपल्यासमोर ठेवलेले आहेत. त्याच्याबद्दल आपापल्या संघटनेमध्ये चर्चा करा, त्याचं नियोजन करा, प्रयत्न करा. ही प्रक्रिया जी आता आपण सुरू केलेली आहे कॉम्रेड, आणि प्रत्येक विषय खोलामध्ये जाऊन समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो आपण. हे सगळे विषय घेतले. आर्थिक धोरणावर आपण नेहमी बोलत असतो. आता आपण